अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक 1 मिनट के लिए मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके फ़ज़्ल-ओ एहसान से हम इस दीन के इल्म को सीखने और समझने और उसको अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करने की एक मजलिस में शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबके यहाँ शरीक होने को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला इस मजलिस को हमारे लिए ईमान में इज़ाफ़े का, किरदार में इस्लाह का ज़रिया बनाए। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हमारा जो मौज़ू है आज के इस मजलिस का, वो है लव मैरिज में प्रॉब्लम क्या है। और इस मौजू पर इससे पहले भी एक सेशन में मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन बात क्योंकि नामुकम्मल रह गई थी, इसलिए ये वादा किया गया था कि इंशाअल्लाह ताला जो अगला हमारा प्रोग्राम होगा वो इसी मौजू पर इसका सेकंड पार्ट होगा। तो उस वादे का इतबार करते हुए मैं फिर से दोबारा इसी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, मैंने आगाज में मैं थोड़ा सा जो मुख्तसरन पिछले हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी उसका खुलासा आप लोगों के सामने रख दूं। अव्वलन तो मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि हमारी शरीयत ने निकाह के मामले में ये सूरत-ए-हाल रखी है और ये शर्तें रखी हैं कि किसी लड़की का अगर निकाह करना है, तो बगैर उसके वली की इजाज़त के उसका निकाह नहीं हो सकता। हमारी शरीयत में एतदाल है और उस एतदाल का तकाज़ा ये है, शरीयत ने ये किया है कि जैसे शादी के लिए लड़की की इजाज़त ज़रूरी है, वैसे ही शादी के लिए वली की इजाज़त ज़रूरी है। यानी हमारी शरीयत में ना ही फ़ोर्स मैरिज का तसव्वुर है कि जबरन एक लड़की की शादी बगैर उसकी मर्ज़ी के किसी से करा दी जाए। ना ही हमारी शरीयत में सो कॉल्ड लव मैरिज का तसव्वुर है। यानी जो लव मैरिज कहा, जिसको हमारे दौर में लव मैरिज कहा जाता है, ना ये लव मैरिज हमारी शरीयत में जायज़ है और शरीयत में फ़ोर्स मैरिज भी जायज़ नहीं है कि बगैर लड़की की इजाज़त के उसका निकाह किसी से करा दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरह की हिदायतें दी हैं। अल्लाह ने फरमाया अल बिक्र तुस्तअमर व इज़्नुहा सिमातुहा, कि जो बाक़िदा और कुँवारी औरत है, उससे इजाज़त ली जाएगी। कहाँ जहाँ निकाह करना है, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा निकाह फला जगह पे कराया जा रहा है। अलबत्ता उसकी खामोशी उसकी तरफ से इजाज़त होगी। और वल अय्यिमु तु'रिबु मा फ़ी नफ़्सिहा, और जो बाक़िदा औरत नहीं है, यानी जो कुँवारी नहीं है, जिसकी शादी हो चुकी है, मुतल्लक़ा है, बेवा है या मुख्तलिया है, तो उसकी वो अपनी ज़बान से बताएगी कि उसको कौन-सा रिश्ता पसंद है या नहीं पसंद है। वो कबूलियत का या रद्द करने का इज़हार ज़बान से करेगी। तो एक तरफ शरीयत ने ये मामला रखा है कि भई क्योंकि ज़िंदगी एक औरत को अपने शौहर के साथ ज़िंदगी भर गुज़ारनी है, तो ऐसा नहीं रखा शरीयत ने कि उस पर जब्र किया जाए और उसको बगैर उसकी ख़्वाहिश और उसकी मर्ज़ी के किसी के भी पल्ले बाँध दिया जाए। शरीयत ने पाबंदी रखी है कि भई लड़की की शादी करने जा रहे हो तो लड़की से इजाज़त लो। बल्कि लड़की अगर कुछ तफ़सीलात जानना चाहती हैं, तो वो तफ़सीलात उसको बताओ। लड़की की जो मेयारात है, वो मेयारात चेक करो। कभी लड़की जो है ना वो खूबसूरत लड़के की ख़्वाहिश उसको होती है, तो वो भी लड़के को देखेगी जैसे लड़का लड़की को देख सकता है। जैसे लड़के को लड़की को देखना होता है, वैसे लड़की भी लड़के को देखेगी। उसको क्योंकि ज़िंदगी एक आदमी के साथ गुज़ारनी है, तो ये भी ज़रूरी होता है कि उसका चेहरा उसको पसंद आए। ये भी ज़रूरी होता है कि उसकी माली हैसियत उसको मालूम हो। अगर लड़की जो है वो अ, तालीम उसका एक मेयार है, तो लड़की को बताया जाए कि भाई जिस लड़के से तुम्हारी शादी कराई जा रही है, उसका तालीमी मेयार ये है। और लड़की की अगर एक माल उसका मेयार है, तो वो पता चले, उसको बताया जाए कि भई लड़के की माली हैसियत क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शरीयत ना बहुत एतदाल वाली शरीयत है और इस एतदाल में शरीयत ने क्या किया है, बैलेंस किया है चीज़ों को। ना तो लड़की को इजाज़त दी गई, ना तो वली को इजाज़त दी गई कि वो जबरन जो है अपनी बेटी का निकाह किसी भी मर्द से करा दे बगैर लड़की की इजाज़त लिए हुए। लेकिन शरीयत दूसरी तरफ ये भी देखती है कि भई इस्लामी मुआशरे के अंदर लड़की जो होती है वो बहुत एक्सपोज़ नहीं होती है। उसने मुआशरा नहीं देखा होता है, समाज नहीं देखा होता है। वो औरत वैसे भी उतनी समझदार नहीं होती है, उतनी मामला फ़हम नहीं होती है, वो बहुत जज़्बाती होती है, इमोशनल होती है। उसके इमोशंस आम तौर पे उसकी अक़ल पे गालिब होते हैं। तो
और फिर वो उसने समाज और माशरे को देखा भी नहीं है। इस्लामी माशरे में लड़की बहुत, जो कुंवारी लड़की है वो बहुत महदूद होकर के अपने घर में रहती है, वो लोगों से इतने ताल्लुकात उसके नहीं होते हैं, तो वो अपने लिए क्या सही है क्या गलत है समझने की इतनी सलाहियत नहीं रखती है। तो इसके साथ शरीयत ने भी शर्त लगा दी कि भाई लड़की की इजाजत के साथ साथ लड़की की शादी के सही होने के लिए जरूरी है कि लड़की के वली की इजाजत भी हो, वली की भी इजाजत हो। ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ हदीसों में ये बात फरमाई है कि बगैर वली के निकाह नहीं होता। कोई भी औरत अगर बगैर अपने वली के निकाह कर ले तो उसका निकाह बातिल है। और बहुत सारे दलाल मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, जिन दलाइल की बुनियाद पर मैंने ये बात कही थी कि किसी भी लड़की के लिए जो फरार होकर के शादी करते हैं बगैर वली की इजाजत के, उसका कोई तसव्वुर नहीं है। बल्कि फरार होने के अलावा जो हमारे यहाँ सूरत हाल बाज मर्तबा इस किस्म की बनती है, जिसमें लड़की तो लड़की जो है ना वो फरार होकर के जो शादी करती है, उस फरार होकर के जो उसने शादी की है बगैर वली की इजाजत के, उस बगैर वली की इजाजत के शादी का शरीयत में कोई एतबार नहीं है। उन दोनों के दरमियान जो निकाह हुआ है शरीयत उसको निकाह नहीं मानती है। किसी भी निकाह के सही होने के लिए वली का राजी होना बुनियादी शर्त है। फिर मैंने आपके सामने कुछ मफासिद का जिक्र किया था कि लव मैरिज में प्रॉब्लम क्या है। लोग कहते हैं लव मैरिज में क्या प्रॉब्लम है। भाई लव मैरिज में पहला प्रॉब्लम तो यही है कि वो गुनाह है। शादी से पहले किसी इस किस्म का ताल्लुक लड़की से कायम करना, किसी भी किस्म का ताल्लुक एक लड़की से कायम करना, चाहे वो ताल्लुक गुफ्तगू का हो, चाहे वो ताल्लुक फिजिकल हो, हर तरह का ताल्लुक शरीयत में हराम है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है। और जो हमारे दीनदार लिसनर्स हैं, जो हमारी बहनें हैं जो माशाल्लाह दीन से जुड़ी हुई हैं, और जो हमारे अहबाब हैं, हमारे नौजवान दोस्त जो दीन से जुड़े हुए हैं, जो मुल्तजिम हैं, जो दीन के पाबंद हैं, जो हलाल और हराम की फिक्र करते हैं, उनको तो कन्विंस करने के लिए ये दलील काफ़ी होनी चाहिए। भई बेदीन है, जो अल्लाह ताला का नाफ़रमान है और उसको अल्लाह ताला की सज़ाओं का कोई परवाह नहीं है, वो सही गलत उसको कुछ लेना-देना नहीं है, शरीयत में क्या हलाल है, क्या हराम है, उससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो वो अगर लव मैरिज जैसे किसी फ़ितने में मुब्तला होता है, तो ठीक है, वो तो हलाल-हराम का कोई एतबार ही करने वाला नहीं है। वो तो उसको अल्लाह ताला के वईदों का कोई खौफ ही नहीं है। पर एक मुसलमान औरत जो दीन से जुड़ी हुई है और एक मुसलमान लड़का जो दीन से जुड़ा हुआ है, जो मुल्तज़िम है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, जो ये समझता है कि अल्लाह र के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वईदें सुनाई हैं, वो सही है। गुनाहों पर जो अज़ाब दिया जाता है, वो अज़ाब हक़ है और वो साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई। तो ऐसे दीनदार लड़के के लिए तो यही बात काफ़ी होनी चाहिए ना कि भाई लव मैरिज की शुरुआत गुनाह से होती है, अल्लाह ताला की नाफ़रमानी से होती है। एक मुसलमान लड़की से इमोशनल ताल्लुक रखना मोहब्बत की सतह का तो बहुत दूर की बात है। एक मुसलमान लड़की से शरीयत ने बगैर उसकी वली की इजाज़त के गुफ्तगू करने को भी हलाल नहीं किया है। वाज़ेह रहे ये बात। किसी लड़की से आप जो कुँवारी है बगैर उसकी वली के इजाज़त के गुफ्तगू नहीं कर सकते। अगर वो कुँवारी है तो उसके बाप से इजाज़त लेकर के उससे गुफ्तगू की जा सकती है। अगर वो शादीशुदा है और कोई बात का मसला आ गया है तो उसके शौहर की इजाज़त लेकर के उससे बात की जा सकती है। तो अगर लव मैरिज का ताल्लुक सिर्फ गुफ्तगू की सतह का भी हो तो भी शरीयत में ये हराम है। एक मुसलमान लड़की से गुफ्तगू करना भी शादी से पहले हराम है। फिर किसी भी किस्म का अगर फिजिकल ताल्लुक है तो बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे सरों में कील ठोक दी जाए, ये तुम्हारे लिए बेहतर है इससे कि तुम किसी नामहरम लड़की को छुओ। और मुसलमान इतनी तो बात समझ सकता है कि भाई ये निकाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इस रिश्ते को कायम करने की इजाज़त अल्लाह ताला ने दी है। तो जिस रिश्ते की शुरुआत अल्लाह ताला की नाफरमानी से होगी, उसमें बरकत नहीं हो सकती। ये बात भी मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने रखी थी। इसी तरह ये बात भी मैंने आपके सामने रखी थी कि ये जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, असल में ये लव मैरिज होता नहीं है। ये जो नौजवान लड़के-लड़कियाँ हैं, कुँवारे लड़के-लड़कियाँ, इनको ये पता ही नहीं कि लव किसको कहते हैं। ये लव नहीं होता, ये लस्ट होता है। ये असल में लस्ट मैरिज होता है। ये जो आपके दिल में एक तमन्ना और चाहत जाग रही होती है बेतहाशा किसी पर जान दे देने की और किसी के लिए मर जाने की, और जो आप सोच रहे होते हैं ना कि ये नहीं मिली तो मैं अपनी ज़िंदगी खत्म कर दूँगा। चाहे वो लड़का सोच रहा हो, चाहे वो लड़की सोच रही हो। ये जो दबाव आपके ज़हन में आता है, ये जो ख़यालात आपके ज़हन में आ रहे हैं ना, ये ख़यालात हकीकी नहीं होते हैं। ये रियल नहीं होते हैं। ये जो आपके हार्मोन्स हैं ना, जो मोहब्बत के, लव के जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स असल में ये ख़यालात आपके दिल में पैदा कर रहे होते हैं। ये रियल नहीं होते। आप जिन लोगों को के ये ख़यालात थे शादी से पहले, कभी उनसे मिल कर के देखें। वो लोग जिनकी लव मैरिज कामयाब हो गई और जिनको वो मिल गया जिसकी उन्होंने चाहत की थी, शादी हो गई। शादी के बाद आप देखें, आप पूछें, क्या वो जो एक लेवल था इसके बगैर मर जाने का, हाँ, वो लेवल बाकी रहता है?
वो खत्म हो जाता है। यानी जिसके बारे में इंसान सोच रहा होता है कि इसके बगैर मैं मर जाऊंगा, उसके साथ जीना मुश्किल हो जाता है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरी तकरीबन 15, 16, 17 साल के मेरे तजर्बात हैं, मुख्तलिफ खुला के और तलाक के केसेस मेरे पास आए हैं। तो मैंने देखा है कि बेशतर केसेस जो खुला के आते हैं, तलाक के आते हैं, खासतौर पे बहुत जो अर्ली पीरियड होता है ना, साल के शादी के 2 साल 3 साल बाद, उसमें बेशतर केसेस लव मैरिज के होते हैं। वही लव मैरिज जो मतलब जिसमें लड़की ने ये सोच लिया था कि निकाह नहीं हुआ तो मैं बगावत कर लूंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी, और लड़के ने घर वाले को धमकी दी हुई थी कि अगर मेरी शादी उससे नहीं कराई, मैं ट्रेन के नीचे सामने कूद करके अपनी जान दे दूंगा। वो लड़की मिल गई, वो लड़का मिल गया जिसके लिए जान देने को तैयार थे। अब साथ में जीने को तैयार नहीं। जिसके लिए जान देने को तैयार थे, उसके साथ जीने को तैयार नहीं होते। ये बहुत समझने की ज़रूरत है हमारे लड़कों को, हमारी लड़कियों को, कि ये जो इस किस्म के ख़यालात ज़हन में आते हैं, शैतान का वसवासा होता है। ये आपका जो हार्मोनल प्रेशर होता है, ये आपके अंदर का प्रेशर है, हॉर्मोन्स जो है ना आपके शहवत के, वो शहवत के हॉर्मोन्स आपको मतलब आपके ज़हन में ये ख़यालात डाल रहे होते हैं। लेकिन मसला यही होता है ना कि जब ये हुब्बुक शै युमी व युसिम, किसी चीज़ की जब मोहब्बत होती है ना, तो आँखों पर पर्दा डाल देती है। और ऐसे इश्क के अंधे कभी किसी की बात नहीं सुनते। जब तक कि खुद तजुर्बा करके अपने आप हाथ को जला ना लें, आप उनसे लाख कहें कि ये जिसमें तुम हाथ डाल रहे हो ये आग है, ये शोला है, ये तुमको राख कर देगा। वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक कि वो खुद अपना हाथ डाल करके अपने हाथ को जला करके तजुर्बा ना कर ले, तब तक कि वो नहीं सुनता किसी की। यानी ये इश्क ऐसा अंधा कर देता है एक लड़के को, एक लड़की को। घर में मैंने देखा है, भाई मातम पड़ा हुआ है, माँ अलग रो रही है, बाप अलग परेशान है, लड़की तैयार ही नहीं। यही मसला लड़के का है, उसने पसंद कर लिया किसी लड़की को, घर वालों को समझ में आ रहा है कि ये लड़की उस लड़के के मेयार की नहीं है, ये उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन ये बंदा किसी को सुनने को तैयार ही नहीं है। ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। इश्क जो है ना, उसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो एक लेवल होता है इश्क का जुनून। तो जब ये इश्क जुनून के मरहले पे पहुंच जाता है, तो इंसान वाकईतन पागल हो जाता है। वाकईतन ये इश्क जो है ना, इंसान के दिमाग को माऊफ कर देता है। वो जो गालिब ने कहा था ना, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, तो ये दिमाग में ऐसा खलल डाल देता है कि इंसान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसको अपना तबाह होता हुआ फ्यूचर अपनी आंखों के सामने उसको नहीं दिखाई दे रहा होता, उसके इर्द गिर्द हर किसी को दिखाई दे रहा होता है। उसका बाप उसको समझा रहे, उसकी माँ उसको समझा रही है, उसके दोस्त उसको समझा रहे हैं, और ये पागल हुआ है। भाई अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया ना, खवात लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अज़हबा लिलुब्बिर रजुलिल हाज़िम, कि औरतों के अंदर वो पावर है ना, ज़हीन से ज़हीन आदमी का दिमाग खत्म कर देती है। ये इश्क के चक्कर में जो लड़का पड़ता है ना, उसका दिमाग खत्म हो जाता है। यही मामला लड़की के साथ भी होता है कि वो जब वो तो वो और लड़कियां तो और ज्यादा इमोशनल होती हैं, तो उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है। और लड़कियां ये बात समझ नहीं पाती है कि वो मैनिपुलेट हो रही हैं, और वो बहुत आसानी के साथ ऐसे किसी गैर मेयारी इश्क के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी तबाह कर देती हैं, फिर जिंदगी भर रोती हैं। क्योंकि भाई हमारा माशरा वो माशरा नहीं है ना कि जहाँ पे आ, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या सूरत हाल थी, ठीक है, एक निकाह हुआ, बात समझ में नहीं आई, रिश्ता नहीं जम रहा है, तलाक ले लिया, आसानी से एक लड़की का दूसरी जगह निकाह हो गया, मर्द का दूसरी जगह निकाह हो गया। अगर इस किस्म की सूरत हाल होती ना, ट्रायल एंड एरर वाला मामला हमारे यहाँ माशरे में निकाह में नहीं चलता कि एक मरतबा ट्राई किया, एरर निकल आए तो दूसरी जगह आसानी से हो गया। एक मरतबा लड़की की तलाक हुई तो एक ऐसा धब्बा उसकी जिंदगी पे लग जाता है कि फिर अच्छी से अच्छी लड़की घर में बैठी रह जाती है, उसको रिश्ते नहीं हो रहे होते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये असल में ये मोहब्बत है ही नहीं, जिसको हम कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वो लव एट फर्स्ट साइट हो ही नहीं सकता है। मोहब्बत जो है ना, वो बहुत एक सिबात और एक मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। वो फर्स्ट साइट पर नहीं होती। फर्स्ट साइट पर जो चीज़ होती है वो अट्रैक्शन होता है। आप किसी की खूबसूरती से मुतासिर हो गए हैं और उस खूबसूरती ने आपके दिमाग को माउफ कर दिया है। वो अट्रैक्शन है, वो लस्ट है, वो लव नहीं है। हाँ, वही इसलिए देखते हैं ना, आप जितने भी लव एट फर्स्ट साइट वाले मामलात होते हैं ना, वो डिवोर्स एट फर्स्ट साइट पर खत्म होते हैं। जैसे लव फर्स्ट साइट पे लव हो गया था, फर्स्ट साइट पे डिवोर्स हो गया। फिर मैंने आपके सामने एक बात ये भी रखी थी ना कि, और ये बहुत अहम बात है कि लव मैरिज में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक इंसान अपने मेयारात नहीं देख पाता मोहब्बत के आगे। लड़के ने देख लिया, कोई लड़की पसंद आ गई, अब उसकी खूबसूरती के आगे जो दूसरे निकाह के लिए हकीकी मेयारात है, वो चीजें जो वाकईतन एक प्रैक्टिकल लाइफ में मीन करती है आदमी के लिए, वो इंसान को दिखाई नहीं देती। वो लड़का देख ही नहीं पाता है, वो सिर्फ खूबसूरती देख रहा होता है, उसी पे मरे जा रहा होता है कि बस इतनी खूबसूरत है, ये मिल जाए वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। पर जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में, और ये मैं तजर्बे और मुशाहदे की बात बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में खूबसूरती मीन करती है। मैं नहीं करता खूबसूरती मीन नहीं करती है, पर खूबसूरती बहुत ज्यादा मीन नहीं करती है। और भी बहुत सारी चीजें खूबसूरती के अलावा मीन करती हैं। पर वो कब समझ में आता है, वो जब
शादी के बाद एक मरहला जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। शादी से पहले अगर सिर्फ खूबसूरती को आपने मेयार बना लिया, भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि इंसान किस वजह से शादी करता है किसी औरत से, लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। आदमी किसी औरत से शादी करता है उसके माल की वजह से, उसकी जमाल की वजह से, उसके खानदान की वजह से और उसके दीन की वजह से। फसफर बेजाती दीन, कामयाबी किसमें है कि तुम दीनदार लड़की से शादी करो। जाहिर सी बात है, लव मैरिज करके जिस लड़की को आप अपने निकाह में लेकर के आ रहे हैं वो दीनदार तो नहीं है ना। दीनदार होती तो आपसे वो जो लव जिसको कहते हैं वो तो आपका और उसका टाका ही नहीं भिड़ता ना, वो सारे मामलात ही नहीं पेश आते जो पेश आए। तो लव मैरिज में आपको कोई पाकीज़ा दीनदार खातून तो नहीं मिलेगी। लव मैरिज की बुनियाद पर जिस लड़की का आपने इंतखाब किया है वो कोई दीनदार औरत तो नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आपने शादी के मामले में दीन को तरजीह नहीं दी, और जो दीन को तरजीह नहीं देगा शादी के मामले में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। वो अलग बात है, मतलब आशिक आदमी, मजनून आदमी वो बोलता है बहुत दीनदार है, मेरे को एक लड़का मुझे मिला, वो बल्कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ता था, उसके बोलने पर मैं नमाज पढ़ने लगा, तहज्जुद में उठने लगा, मैंने दाढ़ी रख ली, मैं अहले हदीस हो गया। आप जो भी बोल रहे हैं ये सब शैतान के बहकावे हैं। हाँ, ये सब फजूल बातें कि भाई वो बहुत मुझे फ़ोन करके नमाज़ के लिए उठाती है, वो इतनी दीनदार है तो आपको फ़ोन ही नहीं करती। तो ये जो लड़कों का ज़हन मायूफ़ हो जाता है ना, उसमें वो समझ नहीं पाते कि ये अगर लड़की दीनदार होती, तो ये आपसे नाजायज़ ताल्लुक कायम ही नहीं करती। ये नाजायज़ ताल्लुक कायम करना इस बात की दलील है कि वो दीनदार नहीं है, आपने दीनदारी को तरजीह नहीं दी है। और अभी शायद आपको उसकी बेदीनी का जो नुकसान है वो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही शादी का साल 2 साल गुज़रेगा ना फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने दीनदारी को तरजीह नहीं दी और इसके अंदर दीन नहीं होने की वजह से मेरे क्या-क्या नुकसानात हो रहे हैं, मेरे बच्चों की तरबियत पे क्या असर पड़ रहा है, खुद मेरे हुकूक जो वो अदा नहीं कर रही है। एक दीनदार औरत से शादी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि जहाँ आपके हक की बात होती है, वहाँ आप दीन का हवाला दे सकते हैं और उसको मानना पड़ता है क्योंकि वो दीन आपके और उसके दरमियान कॉमन है। यही मामला लड़की का भी होता है कि लड़की को भी एक अच्छा लड़का, अच्छा रिश्ता एक लड़की के लिए क्या है कि लड़का दीनदार हो। लेकिन जब आप एक लड़के की इश्क में गिरफ्तार हो गए और एक लड़का आपसे हराम ताल्लुक कायम कर लिया उसने शादी से पहले, इसका मतलब वो दीनदार नहीं है। आपको अभी उसकी दीनदारी का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर जब क्या होता है, शादी हो गई, शादी होने के बाद भई जो अल्लाह के आपके मामले में अल्लाह से नहीं डरा और उसने आपसे नाजायज़ ताल्लुक कायम कर लिया, वो आपको चीट करने के मामले में अल्लाह से क्यों डरेगा? वो तो आशिक मिज़ाज है। उसका तो काम ही होता है, जैसे भौरे होते हैं, एक फल का रस चूस करके दिल भर गया तो दूसरे फूल पे बैठ गए, दूसरे का रस चूस करके दिल भर गया तो तीसरे फूल पे बैठ गए। तो वो तो भौरा है, वो तो मुंडलाएगा अलग-अलग कलियों पे। तो जब आपके इस मामले में अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, तब आपको उसकी बेदीनी समझ में नहीं आई। उसके ये आशिक मिज़ाज जो उसका आशिकाना मिज़ाज था, वो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। पर यही आशिकाना मिज़ाज जब शादी के बाद वो फिर दूसरी लड़कियों को के चक्कर में पड़ता है, उस आशिकाना मिज़ाज की वजह से, तब आपको समझ में आता है कि मैंने बेदीन लड़के से का इंतखाब करके अपनी ज़िंदगी में गलती की है। तो वो जो सही मियारात है, सिर्फ़ दीन की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे मियारात होते हैं ना। बल्कि बाद मर्तबा तो ये भी होता है ना कि लड़के के लिए खूबसूरती में आ रहे वो भी नहीं देख पा रहा होता है कि लड़की खूबसूरत नहीं है। बहुत सारे लड़कों का मामला ये होता है बस, और लड़कियों का भी बहुत सारे ये मामला होता है कि जिसने दिल के दरवाजे पे पहली दस्तक दी उसके लिए दरवाजा खोल दिया दिल का। अब वो लड़की भी ये नहीं समझ पा रही होती है कि कि वो जो लड़का जिसको तुमने मुंतखब किया है वो किसी भी एतबार से तुम्हारे लायक नहीं है, और लड़का भी ये बात नहीं समझ पा रहा होता है। वो तो बस किसी ने मुस्कुरा करके देख लिया और एक मुस्कुराहट पे दिल दे बैठा, अब वो कोई मेयार नहीं, इवन खूबसूरती भी नहीं देख रहा होता है वो। और भी बहुत सारी मतलब वो बाद में समझ में आता है कि भाई ये तो खिदमत नहीं कर रही, खाना अच्छा नहीं बना सकती। ये सारी चीज़ें बाद में मीन करती है ना शादी के, कि लड़की अच्छा खाना बनाने वाली हो, लड़की तालीम याफ्ता हो, लड़की मुहज़्ज़ब हो, उसके घर वाले तुम्हारी इज़्ज़त करना जानते हो। लव मैरिज वाली जो शादियाँ होती है मैंने देखा क्या दामाद की इज़्ज़त होती है। आप जब एक लड़की से बगावत करके और उस घर वालों के सामने उसको जो है वो बहका करके शादी करते हैं, तो फिर लव मैरिज वालों की ससुराल में कोई इज़्ज़त नहीं रहती। उसको बाद में समझ में आता है कि अगर मैंने एक मुनासिब तरीके से शादी की होती तो ससुराल में आज मेरी इज़्ज़त होती, बीवी मेरी खिदमत करती। तो जो सही मेयारात हैं वो नहीं देख पाते। इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला क्या होता है कि भई बाप को जो लड़की तकलीफ पहुँचाती है, लव मैरिज करके, घर से फरार होकर के, कोर्ट मैरिज करके, बाप जो है ना वो चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह जाता है। ये बहुत बड़ा, यानी एक बाप पे बहुत बड़ा ज़ुल्म है कि वो 20 साल, 25 साल तक आपको पाल-पोस करके बड़ा करे और उसका सिला आप उसको इस बदनामी के साथ दें कि माशरे में वो चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह गया। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर हमारे यहाँ पे जो लव मैरिज की जो शादियाँ होती हैं ना, वो कामयाब नहीं हो पाती हैं। कामयाब नहीं होने की वजह यही होती है कि दोनों की फैमिली का जो सपोर्ट होना चाहिए ना, देखिए रिश्ता चलने में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली दोनों सपोर्ट करें एक-दूसरे को। लव मैरिज में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो
जब कॉन्फ्लिक्ट का दौर शुरू होता है ना, हर शादी के 3 अदवार होते हैं। एक दौर होता है जिसको हम कहते हैं हनीमून पीरियड। वो हनीमून पीरियड में तो सब अच्छा लगता है। हाँ, उसमें तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, उल्फत ही उल्फत है। एक-दूसरे के लिए बस जो है वो इश्क के जज़्बात ही निछावर किए जा रहे हैं। लेकिन ये हनीमून पीरियड एक मरहले में खत्म हो जाता है। 6 महीना, 1 साल में ये खत्म हो जाता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट का दौर शुरू होता है। अक्सर जो हमारे माशरे में तलाक होती है, वो इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौर में होती है। बेशतर आप देखें तलाक के केसेस कब आते हैं? शादी को अभी 1 साल गुज़रा है, 1.5 साल गुज़रा है, 2 साल गुज़रा है, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए। एक-दूसरे की जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो सामने आने लगे हैं। एक-दूसरे के मिज़ाज में जो टकराव है, वो सामने आने लगा है। एक-दूसरे की पसंद-नापसंद में जो एक तज़ाद है, वो सामने आने लगा है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के दौर में रिश्ते को सँभालने में बहुत बड़ा सपोर्ट फैमिलीज़ का होता है, कि लड़का लड़का जो है ना उसकी बात नहीं जम रही है, पर माँ किसी तरह से समझा करके रिश्ता चला रही है। बाप किसी तरह से समझा करके रिश्ता चला रहे हैं। लड़की का नहीं जम रहा है, लेकिन उसकी तरफ से उसकी फैमिली प्रेशर डाल रही है और वो कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ की देखिए इंडियन कल्चर में नॉर्मली ना भी हो तो कम से कम इंडियन कल्चर में जो निकाह होता है ना, वो सिर्फ़ लड़का-लड़की का रिश्ता नहीं होता है, वो 2 फैमिलीज़ का रिश्ता होता है। तो उसको चलाने में सिर्फ़ लड़का-लड़की का किरदार नहीं होता है, दोनों फैमिलीज़ का किरदार होता है। पर जब लव मैरिज होता है तो क्या होता है, इसकी फैमिली राज़ी नहीं थी, उसकी फैमिली राज़ी नहीं थी, लड़के-लड़की ने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। तो ये जो फैमिलीज़ होते हैं ना, ये सपोर्ट नहीं करते फिर रिश्ते को चलने में, बल्कि बाज़ मर्तबा तो फैमिली वाले चाहते हैं कि रिश्ता टूट जाए। मेरे पास ऐसे केसेज़ आए, जिसमें लव मैरिज थी, लड़के ने ज़िद में शादी कर ली थी। अच्छा, अब हमारे माशरे की हकीकत ये है कि लड़का पालने वाले तो बहुत तवक्को लगा करके रखते हैं ना कि मैं बहुत धूम-धाम से अपने बेटे की शादी करूँगी, ख़ास तौर पे माएँ। और वो पूरा जहेज की लिस्ट बना करके रखती हैं। और लड़का जब लव मैरिज कर लेता है तो वो सारी उनकी जहेज की लिस्ट में पानी फिर जाता है। तो वो तो दिल में गुस्सा, गम और बुग़्ज़ पाल करके रखती है कि मेरी ये बहू है जिसने मेरे सारे ख्वाबों पर जो बच्चा पैदा हुआ था तब से मैंने उसकी शादी के लिए जो तवक्कुआत और उम्मीदें बाँध करके रखी थी, इसने आकर के उस पे पानी फेर दिया है। तो वो एक बुग़्ज़ पाल करके रखती है बहू पर। लव मैरेजेज़ में सास-बहू वाला मसला ज़्यादा होता है। क्योंकि माँ को ये लगता था ना कि मेरा हक है कि मैं अपने लिए बहू चुन करके लाऊँ। देखिए होना क्या चाहिए वो अपनी जगह पर हमारे माशरे में सूरत-ए-हाल यही है कि लड़का पैदा होते ही माँ के दिल में ख़्वाहिश पैदा होती है कि मैं अपने बच्चे की शादी करूँगी, उसके लिए बहू चुन करके लाऊँगी और ये जहेज़ के मुतालबात करूँगी। अब वो जब लव मैरिज होती है तो उसकी तो वो सारी जो उसने ख्वाबों के महल बना करके रखे थे वो सब टूट जाते हैं। तो वो बहुत शदीद किस्म का बुग़्ज़ बहू के लिए अपने दिल में पाल लेती है और ये बुग़्ज़ फिर आखिर में बाज़ मर्तबा इस नतीजे पे पहुँचता है कि वो उस रिश्ते को ख़राब करके ही जो है ना वो साँस लेती है। वो आखिरी वक़्त तक कोशिश करती है कि अगर मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई तो ये रिश्ता टूट जाए। तो ना सास इधर सपोर्ट कर रही है, ना लड़के वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ना इधर से कोई सपोर्ट मिल रहा है। तो जो इस फैमिली का भी सपोर्ट नहीं होता है ना, इसकी वज़ह से भी हमारे यहाँ पे लव मैरेजेस कामयाब नहीं हो पाते। अक्सर आप मैंने भी इस बीच में बहुत सारे अरब ममालिक का डाटा देखा, उसमें भी यही सूरत-ए-हाल है कि लव मैरेजेस कामयाब नहीं हो रहे। उसकी एक वज़ह तो यही है कि भई एक्सपेक्टेशंस जिस तरह का हो जाता है ना, लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से, वो जो झूठे वादे होते हैं और एक फ़ेक दुनिया जो क्रिएट कर लेते हैं, लड़का-लड़की शादी से पहले, जब वो रियलिटी में आते हैं तो पता चलता है कि वो दुनिया फ़ेक थी और ये बहुत बड़ा धचका होता है। एक लड़के के लिए भी, एक लड़की के लिए भी। माने एक-दूसरे के लिए जो ख़्याल था कि हम एक-दूसरे के बगैर मर जाएँगे, जी नहीं सकते हैं और अगर शादी हो गई तो एक इस किस्म का जो एक आइडियल लाइफ़ तस्वुर करते हैं, वो जो आइडियल लाइफ़ का एक प्लान होता है ना, वो होती नहीं असल में। वो एक फैंटेसी होती है बस, वो शादी होने के बाद पता चलता है कि ये सारे ख्वाबों का महल था, इसकी कोई हकीकत नहीं थी। हाँ, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, लव मैरिज में ये होता है कि अब ये मेरी बहनों को अगर ना इतनी ही बात समझ में आ जाए मेरे लिए तो इंशाअल्लाह ताला उनको कन्विंस करने के लिए काफ़ी है। शादी से पहले जब एक लड़के से आप नाजायज़ ताल्लुक कायम करती हैं, तो क्या होता है, आप खुद अपना मर्तबा उस लड़के की नज़र में गिरा देती हैं, है ना? बाज़ जो अरब के लोग कहा करते थे कि सबसे पहले एक ज़ानिया औरत जिस शख्स की नज़र में गिरती है ना, वो मर्द होता है जिसके साथ उसने ज़िना किया है। जब शादी से पहले एक लड़के से आप बात कर रही हैं, ठीक है, उसको मज़ा आ रहा है, वो तो आपकी खूब तारीफ़ें कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में ये बात है कि ये लड़की गिरे हुए किरदार की है, एक नीच किरदार की है, ये खबीस किरदार की है। वो बात भी कर रहा है, लेकिन उसके ज़हन में ये बात भी है कि ये खबीस लड़की है, ये बदकिरदार लड़की है, ये मुझसे फँस गई। ये मुझसे बात कर रही है, ये खबीस लड़की है। ये अगर नेक होती, शरीफ होती, दीनदार होती, तो ये कतई मुझसे गुफ्तगू नहीं करती। ये मुझसे इंटरैक्शन नहीं करती, मेरे साथ फिज़िकल नहीं होती।
जब एक लड़के से जिसको आपको अपने जिंदगी में शौहर बनाना है ना, जब आप उससे गुफ्तगू करती हैं, उसके साथ फिजिकल होती हैं, आप उसकी नजर में गिर जाती हैं। वो वो उसका इजहार नहीं करेगा, क्योंकि इजहार कर देगा तो ताल्लुक टूट जाएगा ना, उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो वो इसका इजहार नहीं करता, खासतौर पे शादी से पहले नहीं करता, पर शादी के बाद करता है। शादी के बाद वो एहसास दिलाता है कि तुम बुरे किरदार की थी, तुम घटिया किरदार की थी, तुम शादी से पहले मुझसे बात करती थी, बल्कि यहाँ तक के बोल देता है कि मुझसे फंसी थी तो पता नहीं किस किस से फंसी होगी। यहाँ तक के बोल देता है वो। ये कितनी बुरी बात है कि एक आदमी जिसके साथ जिंदगी भर आपको रहना है, आप उसकी नजरों में अपने किरदार को दागदार कर लें, गिरा लें। और सिर्फ आप उस शौहर की नजर में नहीं गिरती हैं, पूरे समाज माशरे की नजर में गिर जाती हैं, हिस्सा बन जाता है माशरे के अंदर। चीजें छुपती नहीं है, कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है, ना इश्क छुपता है ना मुश्क छुपता है। खबरें फैल जाती हैं। आपने जिद करके निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, फरार होकर के शादी कर ली, भाग गई आप एक लड़के के साथ, बाप तो किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा। लेकिन ये किस्से दबते नहीं है। आप शादी के बाद जिंदगी आगे बढ़ती है, आपके बच्चे होते हैं, आपके बच्चे आपके बारे में सुनेंगे। आपके बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हारी माँ भाग करके शादी की थी, तुम्हारे बाप ने भगा दिया था तुम्हारी माँ को। अपने बाप की नजर में गिर गई, अपने शौहर की नजर में गिर गई, मुआशरे की नजर में गिर गई, इवन अपने बच्चों की नजर में आप गिर जाती हैं। बच्चों को छोड़िए, अपने पोतों पोतियों और नवासे और नवासी की नजर में गिर जाती हैं। ये किस्से ना चलते रहते नस्लों दर नस्ल। ये नवासों को भी बताया जाता है कि तुम्हारी नानी ने भाग करके शादी की थी। ये तुम्हारे पोतों को भी बताया जाएगा कि तुम्हारी दादी ने भाग करके शादी की थी, तुम्हारे दादा ने भाग करके शादी की थी, तुम्हारा नाना तुम्हारी नानी को भगा करके लाया था। ये ताना बन जाता है जिंदगी भर का आपके लिए। ये ताना आपको भी मिलता है, आपके बाप को भी मिलता है, आपकी माँ को मिलता है, आपके भाई बहनों को मिलता है, हत्ता कि आपके नवासे नवासियों को, आपके पोते पोतियों को ताना दिया जाएगा। कितनी बुरी बात है ये, कि आप अपना मर्तबा भी गिरा लें और पूरे मुआशरे की नजर में आप गिर जाए। कल को यही हरकत अगर आपकी बच्ची करती है, वो भाग करके किसी के साथ शादी कर लेती है, क्या बेस होगा आपके पास उसको रोकने का? अगर वही पलट करके आपको बोल दे कि तुम लोगों ने भी भाग करके शादी की थी अपनी मर्जी से, तो आप क्या कन्विंस कर सकती हैं उसको? तो इस बात को समझें कि अपना मर्तबा नहीं गिराएं, अपनी नजरों में मत गिराएं, अपने शौहर की नजरों में मत गिराएं। अल्लाह का जो मर्तबा गिरा वो तो गिरा ही है। अगर शादी से पहले नऊज बिल्ला जिना हो गया, यानी बात सूरतें तो इस तरह की भी पेश आई कि शादी से पहले जिना हो गया, इवन औरत हामिला हो गई। अब हामिला हो गई तो क्या होगा? एक क्या हामिला औरत का जानी से निकाह हो सकता है? जमहूर उलमा का यही फतवा है, और यही बात सही है कि औरत अगर जिना से हम हामिला हो गई है तो हामिला औरत का निकाह नहीं होता। ऐसे दसियों केसेस मेरे पास आए हैं और मुझे बहुत अफसोस होता है। क्या करेंगे? हाँ, औरत हामिला हो गई। औरत जब तक के हामिला हो, अगर जिना का हमल है, सही बात, सही कौल के मुताबिक यही है कि हालत हमल में किसी औरत का निकाह नहीं हो सकता। अब वो क्या करेगी? डिलीवरी होगी उसकी। बच्चा जो हुआ है उस बच्चे को बाप का नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो वैलिड नहीं था। बाप वैलिड नहीं है, वो जानी है ना। जानी को सिर्फ पत्थर मारे जाएंगे, जानी को कोड़े मारे जाएंगे, जानी को जब नसब जो है ना वो एक वैलिड निकाह से साबित होता है। जब वैलिड निकाह के बगैर एक औरत ने किसी मर्द से जिना कर लिया, उस जिना के नतीजे में जो बच्चा पैदा होगा उसको जानी का बाप की हैसियत से जानी का नाम नहीं मिलेगा। वो जो पहला बच्चा आपका पैदा हुआ है ना, वो वलदुज़्ज़िना है। वलदुज़्ज़िना, जिसको हमारे आम लफ्जों में कहा जाता है हरामी, हराम की औलाद। आप चाहते हैं कि आपकी पहली औलाद वलदुज़्ज़िना हो? हाँ, वलदुज़्ज़िना है वो। और उस हालत में, अगर उस हमल की हालत में आपका निकाह नहीं हो सकता है। और अगर निकाह होता है, ये नहीं वो बच्चा उसको अपने बाप का नसब नहीं मिला, मतलब क्या है कि उसका कोई बाप नहीं है माशरे के अंदर, उसका बाप नहीं है कोई, उसको बाप का नाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो तो जानी है ना। जानी के नाम, जानी बहसियत बाप जानी नहीं होता है, वो वैलिड जो है, वो वैलिड निकाह ही नहीं हुआ था उसके। बाप का नाम नहीं देने का मतलब क्या होता है? उसको विरासत में भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो बाप ही नहीं है, वो उसका बाप माना ही नहीं जाएगा। उसको वो हुकूक नहीं मिलेंगे जो एक बच्चे को मिलने चाहिए। ये सब कुछ आपके बच्चे के साथ हो, आप ये चाहती हैं? आपको ये लगता होगा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ गुफ्तगू तक है, पर ये शैतान का दरवाजा होता है। गुफ्तगू शैतान का दरवाजा होता है। हाँ, पहले नजरें मिलती हैं, इंसान को लगता है सिर्फ देखा है, फिर नजरें गुफ्तगू तक पहुंचाती है, फिर कलाम से मुलाकातें होती है, फिर इंसान ज़िना तक पहुंचता है। आपको लगता होगा कि ये ताल्लुक तो सिर्फ गुफ्तगू का है, लेकिन गुफ्तगू
और जिस्मानी ज़िना, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। हाँ, वो जो अरबी का एक शेर है, नज़रतुन फ़ब्तसामतुन फ़सलामुन फ़कलामुन फ़मौइदुन फ़लिक़ाउन। पहले नज़रें मिलती हैं, फिर मुस्कुराहटों का तबादला होता है, फिर सलाम होता है, फिर कलाम होता है, फिर वादे किए जाते हैं, फिर मुलाकात हो जाती है। जिसको आप समझ रहे हैं कि ये मसअला और ये ताल्लुक गुफ्तगू तक ही रुकेगा, ना आपको पता है, ना उसको पता है कि ये गुफ्तगू से आगे बढ़ कर के ज़िना तक भी ये मामला जा सकता है। तो अपनी इज़्ज़त को अपने हाथों से तबाह मत करिए। और आप देखिए कि नॉर्मली ये होता है कि जो लड़के शादी से पहले आवारा होते हैं, वो शादी के बाद भी आवारा ही रहते हैं। शादी से पहले की आवारगी शादी के बाद की पाबंदियों को मुश्किल बना देती है। जिस लड़के से आप शादी कर रही हैं, उसकी आवारगी आवारा लड़के से वो शादी के बाद भी आवारा रहने वाला है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना लव मैरिज को ये बोल कर के बहुत तरजीह देती कि भाई शादी एक आदमी से आप करने जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक-दूसरे को समझा जाए। लड़का चाहता है कि लड़की को समझो, लड़की चाहता है लड़के को समझो। शादी से पहले आप 10 साल अगर रिलेशन में किसी के रह लें, आप नहीं समझ सकती कि वो लड़का आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं परफेक्ट है। 10 साल रिलेशन में भी रह रहे हैं। क्योंकि शादी के से पहले जो ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक में एक इंसान की शख्सियत के जो असली अनासिर हैं, वो बाहर ही नहीं आते। जो उसकी पर्सनैलिटी के एसेंशियल्स हैं ना, वो बाहर नहीं आते। वो जो कैरेक्टर होता है शादी से पहले एक लड़के का, वो फेक कैरेक्टर होता है। वो जो है, वो दिखा नहीं रहा होता है और जो दिखा रहा होता है, वो होता नहीं है। यही मामला लड़की का भी होता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भई अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, इसलिए लव मैरिज में ये होता है कि आपस में एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये झूठ है। अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती है क्योंकि दोनों तरफ से जो जिस किस्म का बिहेवियर होता है, जो रवैये होते हैं, वो रवैये झूठे होते हैं। लड़के को लड़की से एक जिनसी अपनी ख़्वाहिश मिटानी है, तो वो खूब तारीफ़ें कर रहा होता है। वो जितने वो आसमान और ज़मीन के ना अ, कलाबी मिला रहा होता है, वो उतनी मोहब्बत नहीं करता, उतना पसंद भी नहीं करता है। उसको तो वो तारीफ़ें करके असल में लड़की की जिस्म तक पहुँचना चाह रहे हैं ना। तो वो जो ज़ाहिर कर रहा होता है, जिस मोहब्बत का इज़हार कर रहा होता है, जो तारीफ़ों के पुल बाँध रहा होता है, वो सब फ़ेक होता है, वो झूठ होता है। उसका असली कैरेक्टर सामने आएगा ही नहीं शादी से पहले। क्योंकि शादी के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ़ शुरू होती है, उस प्रैक्टिकल लाइफ़ में जो मसाइल हैं, वो शादी से पहले वाली लाइफ़ में नहीं है ना। शादी से पहले क्या है, लड़के को 10 मर्तबा आई लव यू बोलना है, बोल देगा वो। शादी के बाद तो उसको घर में राशन भराना है, घर का किराया देना है, हाँ? उसको बीवी का खर्चा उठाना है, इलाज कराना है। एक शौहर होने की हैसियत से इंसान को जिन सलाहियतों की ज़रूरत होती है, वो सलाहियतें शादी से पहले उसको आज़माने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। यही मामला लड़की का भी होता है कि भई शादी से पहले तो वो खूब सज-सवर करके बिल्कुल हाँ अ, 1-2 घंटा, 3 घंटा मेकअप करके आकर के मिलने के लिए आ रही है। पर शादी के बाद तो वो हमेशा आपके सामने मेकअप में नहीं रहने वाली है ना। उसकी जो हकीकी जो सूरत-ए-हाल है वो तो शादी के बाद सामने आएगी। तो ये इसलिए ना जो लोग ये समझते हैं कि भई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है लव मैरिज में, ये धोखा है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती यानी मैंने ये देखा है कि 5-5, 6-6, 7 साल लोग जो है ना रिलेशंस में रहे और शादी की और 6 महीने में तलाक हो गया। 5 साल से इसके बारे में ये था कि हम रिलेशन में हैं, 6 महीने में तलाक हुआ। मेरे पास ऐसा केस आया, मैं क्या बताऊँ आपको, हिंदू लड़का था। बाप ने मुझसे आकर फ़ोन किया कि भई मेरी बच्ची है और उसके लिए 2 रिश्ते आए हैं। एक हिंदू लड़के का रिश्ता आया है, वो मुसलमान होने वाला है, तैयार है मुसलमान होने के लिए और एक मुसलमान लड़के का आया है पर वो बेदीन है, तो मैं किससे शादी करूँ? तो मैंने कहा भई वो बेदीन लड़के से कर लो आप। ये लड़का अगर आपकी लड़की के लिए मुसलमान हो रहा है, तो अल्लाह को ऐसे इस्लाम की ज़रूरत नहीं है और अगर आपकी लड़की के लिए मुसलमान नहीं हो रहा है, वाक़ईतन इस्लाम कबूल कर रहा है, तो आप शादी करो या ना करो, वो तो इस्लाम कबूल ही कर लेगा। पर उन्होंने बहुत ज़िद की कि नहीं आप एक मर्तबा उस लड़के से मिल लें, मैंने बुलाया उस लड़के को, मिला मैं कैफ़े कॉफ़ी डे पे जाकर के उससे। तो उसने बोला हम लोग 7 साल से रिलेशन में हैं और मैं शादी करने को तैयार हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे कलमा पढ़ने का तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ। खतने के लिए मुझे टाइम लगेगा और नमाज़ तो सारे मुसलमान भी नहीं पढ़ते। ये मतलब उसके नज़दीक इस्लाम कबूल करने का ये मतलब था कि कलमा पढ़ लूँगा, खतने के लिए मैं भी थोड़ा-सा मैं माइंड मेरा बना नहीं, बाकी नमाज़ वगैरह तो सारे मुसलमान भी नहीं पढ़ते। तो मैंने उनके वालिद को मना कर दिया, इसके बावजूद उन्होंने शादी करा दी। जिस लड़के ने कहा था कि हम 7 साल से रिलेशन में, 6 महीने के बाद मेरे पास केस आया कि लड़की बोल रही कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ उसके पास। तो ये जो लोग समझते हैं ना कि भई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है शादी से पहले, एक-दूसरे को अच्छे से समझना ज़रूरी है। आप शादी से पहले एक-दूसरे को अच्छे से समझ ही नहीं सकते हैं। ये झूठ है कि हम शादी से पहले एक-दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं। आप शादी से पहले एक-दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। बल्कि होता क्या है, भई शादी मैंने देखा है कि जो ये लव मैरेजेज़ होती हैं ना, इसमें जो लड़कियाँ अरेंज मैरेज करके आती हैं,
उनके पास अंदेशे होते हैं, उनको पता होता है कि मेरे साथ ये कुछ हो सकता है। तो उन अंदेशों की वजह से वो पहले से अपने आप को तैयार करके रखती है। और जो लव मैरिज होता है ना, उसमें लड़की के पास अंदेशे नहीं होते, उसके पास उम्मीदें होती हैं, तवक्कुआत होते हैं, ख़यालात होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और वो उन एक्सपेक्टेशन की वजह से वो तैयार ही नहीं होती है उन मसाइल को फेस करने के लिए जो शादी के बाद पेश आने वाले हैं। तो जब मसाइल पेश आते हैं ना, तो उसका दिल एकदम टूट जाता है। इसलिए रिश्ते खराब हो जाते हैं। बल्कि मैंने ये देखा है ना कि भई अरेंज मैरिज में जो एक्साइटमेंट होता है शादी का ना, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। यानी एक लड़का-लड़की शादी से 2 साल 3 साल पहले हमारे यहाँ जैसे मंग ये भी हो गया ना, मंगनी के बाद लड़की आमतौर पे बात करने लगती है जो कि हराम है। अब वो बात हो रही है, एक-दूसरे को जान लिया है, समझ लिया है, किस्से कहानियाँ सुन ली हैं, बाज़ मरतबा मुलाकात भी हो ली है, छू भी लिया एक-दूसरे को, फिज़िकल भी हो गए एक-दूसरे के साथ में। तो शादी होने के बाद लड़का और लड़की दोनों को महसूस होता है कि शादी के बाद तो कुछ मिला ही नहीं। शादी के बाद जो एक एक्साइटमेंट होता है, एक-दूसरे को यानी एक फर्स्ट टच का जो एक्साइटमेंट होता है, एक गुफ्तगू करने से जो एक एक्साइटमेंट होता है, वो सब खत्म हो चुका होता है क्योंकि वो सब कुछ एक-दूसरे का रस चूस चुके होते हैं शादी से पहले। और शादी कोई मायने ही नहीं रह जाता शादी का। तो जो शादी की खुशी होती है, एक-दूसरे से मिलने का जो एक्साइटमेंट होता है, वो एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाता है, शादी का लुत्फ़ ही खत्म कर देते हैं लव मैरेजेज़ में। अरेंज मैरेज में क्या होता है, दोनों ने एक-दूसरे को देखा नहीं है, सुना नहीं है, जानते नहीं है, तो वो जो एक पहली मुलाकात का जो लुत्फ़ है, जो एक पहली मर्तबा गुफ्तगू करने का लुत्फ़ है, जो एक फर्स्ट टच का, एक पहले लम्स का जो लुत्फ़ है ना, वो लुत्फ़ महसूस होता है। वो लुत्फ़ जो है ना, शादी के मज़े को दोबाला कर देता है। ये इंसानी नफ्सियात है भई, हमारी शरीयत जो है, नफ्सियात का भी ख़्याल रखती है। तो बहरहाल और भी इसके जो है बहुत सारे मफ़ासिद हैं, मफ़ासिद पे और आप लोग भी जब गुफ्तगू में शामिल हो, तो आप भी मुझे बताइए कि कौन-कौन से मफ़ासिद हैं जो आपने महसूस किए हैं? गुफ्तगू में भी इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें आएँगी। अच्छा, अब ये इसके असबाब क्या हैं? ये लव मैरिज जो है ना, ये हमारे माशरे में क्यों आम हो रही है? इसका सबसे बड़ी वजह तो मीडिया है। क्योंकि भई ये जो मीडिया है ना, ये जिस हमारा जो मीडिया है, चाहे वो इंग्लिश मीडिया हो, चाहे वो हिंदी मीडिया हो, ये जिस तहज़ीब को प्रमोट कर रहा है, ये तहज़ीब-ए-ज़िना है। मैं बार-बार ये बात कहता हूँ, दुनिया में 2 तरह के सिविलाइज़ेशंस और 2 तरह के कल्चर एग्ज़िस्ट करते हैं। एक है तहज़ीब-ए-ज़िना और एक है तहज़ीब-ए-हया। इस्लाम तहज़ीब-ए-हया का अलमबरदार है और पूरा जो एक वेस्टर्न कल्चर है, वो तहज़ीब-ए-ज़िना है। और इस वक़्त मीडिया इसी तहज़ीब-ए-ज़िना के हाथ में है। जो हम बार-बार एक लफ्ज़ कहते हैं ना, क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशंस, तो दुनिया में 2 ही तरह की सिविलाइज़ेशंस एग्ज़िस्ट करती हैं। एक सिविलाइज़ेशन इस्लाम की है, जो हया की बात करता है और एक सिविलाइज़ेशन जो है ना, वो वेस्ट वेस्टर्न कल्चर की है, जो ज़िना को प्रमोट करती है। अब क्योंकि मीडिया इसी वेस्टर्न कल्चर के हाथ में है, तो वो प्रमोट कर रहा है। वो तो ज़िना को प्रमोट कर रहा है, वो अपनी पूरी कोशिश में ये लगा हुआ है कि किसी तरह से जो है ना, वो निकाह की रस्म ही को मुआशरे से ख़त्म कर दिया जाए। वो तो ज़िना को इस हद तक के प्रमोट कर रहा है कि अब ज़िना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं रह गई है। यानी आप देखें, रोनाल्डो रोनाल्डो ही नाम है ना गालिबन वो फुटबॉलर का। 5 बच्चे उसके हो गए, मैंने भी उसका बयान सुना कि वो बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अपनी उसकी गर्लफ्रेंड से 5 बच्चे हो चुके हैं। अब वो बोल रहा है मैं सोचता हूँ कि मुझे शादी कर लेना चाहिए क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है। डिवोर्स पर इतना ज़्यादा पैसे जो है ना वो डिमांड करती हैं औरतें कि आदमी सोचता है कि शादी ही नहीं करो। गर्लफ्रेंड है तो उसका कोई हक ही नहीं, बीवी बना देंगे तो ये सूरत-ए-हाल हो जाएगी अपनी प्रॉपर्टी में से आधा-आधा हिस्सा देना पड़ रहा है। तो वो तो निकाह को मुश्किल बना रहे हैं और इसलिए वो ज़िना को प्रमोट कर रहा है और ये ज़िना हर जगह प्रमोट हो रहा है। फ़िल्मों में प्रमोट हो रहा है, वेब सीरीज़ में प्रमोट हो रहा है, हमारी बच्चियाँ जो सीरियल्स देखती हैं मोबाइल में उनमें प्रमोट हो रहा है। हाँ? तो इसको तो वो प्रमोट कर रहे हैं और वो इस उसमें जो है ना वो लव बिफोर मैरिज को बड़ा खूबसूरत बना करके पेश कर रहे हैं। हाँ? और वो दिखाने की कितना स्ट्रगल है, एक लड़का और एक लड़की दोनों में मोहब्बत हो गई है और दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करते-करते फिर आखिरकार शादी हो जा रही है और दोनों अपने स्ट्रगल में कामयाब हो जा रहे हैं। जहाँ पे शादी होती है वहीं पे द एंड हो जाता है फ़िल्मों का। हालाँकि ज़िंदगी में असली स्ट्रगल तो शादी के बाद शुरू होता है। शादी से पहले के स्ट्रगल की कोई अहमियत नहीं, असली स्ट्रगल रिश्ते को चलाने का शादी के बाद करना पड़ता है। वो जो हकीकी दुनिया है, वो नहीं दिखाई जा रही है। ये हमारे बच्चियों के दिलों में नावलों से और फ़िल्मों में जो खुराफात भर दी गई ना, उसमें लव को इतना मुक़द्दस बना दिया गया है, इश्क को इतना मुक़द्दस बना दिया गया है, लड़कियों की नज़र में और ज़िना को इतना खूबसूरत सा उन्वान दे दिया गया है कि अच्छी-खासी दीनदार लड़की भी ये नहीं समझ रही होती कि वो एक गुनाह में मुलव्विस है। वो अल्लाह की नाफ़रमानी कर रही होती। और वल्लाही ऐसी मोहब्बत में बरकत नहीं हो सकती है जिसमें रेफ़रेंस अल्लाह ना हो। असली मोहब्बत कौन होती है? अल-हुब्बु फिल्लाह। असली मोहब्बत वो होती है जो जिसमें रेफ़रेंस अल्लाह हो, जो अल्लाह की वजह से हो। ऐसी मोहब्बत अल्लाह के यहाँ कामयाब होती है।
जो मोहब्बत अल्लाह की नाफरमानी की बुनियाद पर खड़ी हो, वो मोहब्बत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, इस लव मैरिजेस के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लव मैरिज का ये है कि भाई टाइम पर निकाह ही नहीं हो रहा है। मैंने बताया ना कि जो हार्मोन्स है दिल के अंदर पैदा हो गए, लड़की बालिग हो गई है, उसको हैज़ आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर वो हार्मोन्स पैदा हो गए हैं, इश्क के, मोहब्बत के, उसको एक साथी चाहिए। लड़का एहतिलाम होने लगा है, उसके अंदर वो हार्मोन्स पैदा हो गए हैं, उसका जिस्म अब तकाज़ा करने लगा है कि उसको एक जिनसे मुखालिफ की ज़रूरत है, एक सिनफ़े मुखालिफ की ज़रूरत है। अब अगर इसको हलाल का रुख नहीं देंगे, तो बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि हराम की तरफ जाएगा। लव मैरेजेज़ में प्रॉब्लम यही है कि जो हलाल निकाह है उसकी उम्र हमने 25 के ऊपर करके रखी हुई है। ये 30 में पहुँचेगा तब जाकर के वो जो है अरेंज मैरेज करेगा। तो जो शरई निकाह हलाल तरीका है उसको इतना मुश्किल और इतना मुअख्खर कर दिया है, तो इतने दिन तक क्या करेगा वो लड़का? वो लड़की क्या करेगी? वो रोज़ा नहीं रखेगी। हमारे माशरे में इतना तकवा नहीं है कि लड़के रोज़ा रखें। मैं नहीं जानता किसी भी एक नौजवान को कि कोई रोज़ा रखता हो, अपनी ख़्वाहिशात पे कंट्रोल करने के लिए। भई तकवा ये हमारे माशरे की हकीकत है और उसको समझना चाहिए ना कि माशरे में तकवा नहीं है लड़कों में। तकवा होता तो मस्जिदें नौजवानों से भरी हुई होती। पर आप जाकर के मस्जिदों में देखें बूढ़े खूसट ही दिखाई देते हैं, 2-4 नौजवान दिखाई देते हैं। तो जिस बंदे का तकवा, जिस लड़के का तकवा उसको नमाज़ में मस्जिद तक नहीं लेके आ पा रहा है, उसका तकवा उसको ज़िना से कैसे बचाएगा? तो जब उसको हलाल रास्ते आपने बंद किए तो जाता है वो हराम की तरफ, जाता है वो गुनाहों की तरफ। इसलिए ये जो लव मैरिज वाला फिनोमिना है इसको अगर खत्म करना है, तो सही वक़्त पे जो अरेंज मैरिज होती है ना उसको रिवाज देना चाहिए। लड़की है, मुनासिब उम्र हो गई उसकी शादी कर दें, लड़का है मुनासिब उम्र हो गई उसकी शादी कर दें। मुनासिब उम्र क्या है भाई? बालिग हो गया, बालिग होने का मतलब ये होता है कि उसके निकाह की उम्र हो गई है, उसकी शादी कर दें। शादी करेंगे तो फिर वो मसला ही नहीं रहेगा ना कि उसको खुद मुंतखब करके पढ़ना है, आपने आपने मुंतखब किया, शादी करा दी। जब लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है और वो देख रही है कि माँ-बाप कोई मुंतखब नहीं करने, तो वो खुद मुंतखब करने के लिए निकलती है। फिर खुद से कहीं जो है ना वो चाहत के डोरे कहीं न कहीं डालना शुरू कर देती है। लड़का कहीं न कहीं चाहत के डोरे डालना शुरू कर देता है। वक़्त पर निकाह होगा तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारे माशरे में लव मैरिज का एक ग्राफ बढ़ रहा है और अरेंज मैरिज का ग्राफ घट रहा है, वो वापस इंशाअल्लाह अरेंज मैरिज का ग्राफ बढ़ेगा और लव मैरिज का ग्राफ घटेगा। कम से कम इतना करना चाहिए। ठीक है, कभी बाज़ मर्तबा होता है माशरे के अपने मसाइल हैं, तालीम का मेयार बना दिया गया है, पैसे का मेयार बना दिया गया है, तो इतना आप कर लें और ये इसको मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि भई ठीक है, मुनासिब रिश्ता आपको मिल गया, निकाह करा दें, विदाई ना कराएँ। कि अब फ़ौरन अगर आप निकाह करके विदाई नहीं करा सकते, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, तो बजाए इसके कि वो बगैर निकाह के एक-दूसरे से हराम ताल्लुक में रहें, आप निकाह करा दें। निकाह कराने के बाद इतनी इजाज़त है कि फ़ोन-वोन पे बात कर सकते हैं। हम दोनों एक-दूसरे के मियाँ-बीवी हो गए तो फ़ोन पर बात कर लें। ये सब इतनी शरीयत में इजाज़त है क्योंकि एक-दूसरे के मियाँ-बीवी हैं, अब एक-दूसरे के लिए वो हराम नहीं रह गए। तो इतना करा दें कि निकाह करा दें वक़्त पर, अगर विदाई नहीं करा सकते हैं तो। या कम से कम इतना करें कि निस्बत तय कर दें, रिश्ता तय कर दें। रिश्ता तय करने में भी कम से कम क्या होता है कि एक वफ़ादारी का तसव्वुर पैदा हो जाता है। लड़की को पता होता है कि मुझे अब यहाँ-वहाँ इनके-उनको ख़यालात इनको और उनको अपने ख़यालात में और ज़हन में नहीं लाना है क्योंकि एक है शख्स जो मेरा शौहर बनने वाला है। लड़का भी ये सोचता है कि ठीक है, एक लड़की है जो मेरी बीवी बनने वाली है, तो एक वफ़ादारी का एक तसव्वुर ज़हन में पैदा हो जाता है जब निस्बत तय हो जाती है, जब रिश्ता तय हो जाता है तो। इसी तरह से भई ये जो लव मैरेज है उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि बाप दय्यूस है, बाप जो है बेगैरत है, भाई बेगैरत है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो निगरानी नहीं कर रहा है एक बाप की जैसे अपनी बेटी की निगरानी करनी चाहिए, उसने आज़ाद छोड़ा हुआ है। और ये आज़ादी जो है ना वो लड़की को फितने में पड़ने का सबब बनती है। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि अपनी बच्चियों पे शक करें। हाँ, मैं नहीं कह रहा अपनी बच्चियों पर एतमाद करें, लेकिन अपने एतमाद की वजह से उसको ऐसी आज़ादी ना दें जो आज़ादी उसके लिए फितना बन जाए। आप बच्चियों पे बहुत एतमाद करें, उसको अपनी मोहब्बत दें, खूब उसको अपने एतमाद में लेकर के रखें, पर उसको ऐसी आज़ादी मत दीजिए जो आज़ादी उसके लिए फितना बन जाए। हमारा ये बहुत बड़ा मसला है कि मोहब्बत में लड़की को हर आदमी को लगता है कि मेरी बच्ची बहुत शरीफ है। हर बाप को लगता है मेरी बच्ची बहुत शरीफ है, हर माँ को लगता है मेरी बच्ची बहुत शरीफ है, लेकिन दुनिया में सारी बच्चियाँ शरीफ नहीं होती हैं। ये भी एक हकीकत है। ये सड़कों पे हम लड़कों के हाथों में हाथ डाल करके जिन लड़कियों को चलते हुए देख रहे होते हैं, इनके माँ-बाप को भी लग रहा होता है कि मेरी बच्ची बहुत शरीफ है। उसके बाप को भी लग रहा है कि मेरा बच्चा बहुत शरीफ है। सारी बच्चियाँ लेकिन शरीफ नहीं होती। इसलिए वो कहते हैं ना कि लड़की बिगड़ती है तो घर वालों को नहीं पता चलता, बाहर वालों को पहले पता चलता है कि लड़की बिगड़ गई है। इसलिए लड़कियों को आज़ादी ना दें। आप बाप है ना तो दय्यूस बाप ना बने, बेगैरत बाप ना बने। हाँ, हमारे पुराने दौर में लोग कहा करते थे कि लड़की को सोने का निवाला खिलाओ और उस पे दुश्मन की निगाह रखो। यानी उसको मोहब्बत में कमी मत होने दो, बल्कि ये भी एक वजह है।
लव मैरिज के खासतौर पे लड़कियों की बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह है ना कि घर में उनको जब सफिशिएंट मोहब्बत नहीं मिलती है ना, तो फिर उस मोहब्बत की तलाश में वो बाहर निकल जाती हैं। बहुत सारी लड़कियों की बिगाड़ की वजह ये है ना कि लड़कियाँ जो है ना वो भूखी चिड़िया की तरह होती हैं। मोहब्बत के दाने अगर उनको आप घर में नहीं डालेंगे ना, फिर वो बाहर उस मोहब्बत के दाने तलाश करेंगी। इसीलिए लड़कियों को खूब मोहब्बत दें दिल भर के अंदर। उनको ऐसी मोहब्बत की प्यासी ना रखें कि उनको उस मोहब्बत की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़े। और इसी तरह से जो है ना वो एक आखिरी बात बोल कर के गुफ्तगू खत्म करूँगा अपनी मैं, कि एक सूरत-ए-हाल यहाँ ऐसी हो जाती है कि भई लड़की को ठीक है, एक आपने सारी कोशिश की लेकिन अब लड़की को कोई रिश्ता पसंद आ गया है, लड़के को कोई रिश्ता पसंद आ गया है और रिश्ता ठीक-ठाक भी है। मतलब ठीक है, लड़की ने पसंद कर लिया है या लड़के ने पसंद कर लिया है, उसने इंतखाब कर लिया है और रिश्ता ठीक-ठाक है। बाज़ मर्तबा हमारे माँ-बाप जो मुआशरे के होते हैं ना, उनके ज़हन में आ जाता है कि मैं तो लड़की की पसंद से शादी करूँगा ही नहीं, चाहे वो अल्लाह के वली को क्यों ना पसंद कर ले। तो ये रवैया भी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं लड़की का ताल्लुक बन गया है किसी लड़के से, अल्लाह रहम फरमाए लेकिन सूरत-ए-हाल इस तरह की हो जाती है, कि अब ठीक है लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया और लड़का ठीक है या लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई और लड़की ठीक है। तो इतना कंज़र्वेटिव माइंड का भी नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर लड़के ने पसंद किया तो रिश्ता कितना भी अच्छा हो मैं नहीं करूँगा। लड़की ने पसंद कर लिया तो रिश्ता कितना भी अच्छा है मैं नहीं करूँगा। कर दें रिश्ता। छोड़ दें उसको उसकी हालत पे। बाद मर्तबा यही चीज़ ठीक होती है। ख़ास तौर पे अगर कोई बहुत ज़्यादा फिज़िकल भी हो गए हैं, एक-दूसरे से ताल्लुक भी बन गया है। अब किसी दूसरे मर्द से आप उसकी शादी कराएँगे ना, तो उस दूसरे मर्द के साथ भी नाइंसाफ़ी है, कि दिल में तो वो किसी और को बसाई हुई है और रह किसी और के साथ रही है। और बहुत इस बात का इम्कान है कि वो उस निकाह में जाने के बावजूद भी उस आदमी के साथ बेवफ़ाई करे और ये ताल्लुक ख़त्म ना हो। और फिर उस आपके लिए डबल बदनामी का सबब बन जाए। एक तो उस आदमी को आप धोखा दे रहे हैं, दूसरा अदा कर दें। तो अगर समझा-बुझा करके मसला खत्म नहीं हो रहा है, तो ठीक है, अल्लाह का नाम लें, अगर रिश्ता मुनासिब है तो कर दें निकाह उसका। लड़की का भी अगर लड़के के लिए भी अगर रिश्ता मुनासिब है तो कर दें निकाह, वो इतनी जो है ना वो सख्त तरीन मामला भी नहीं होना चाहिए। बाकी एक बहुत बड़ी वजह लव मैरिज कायम होने की मुझे ये भी समझ में आती है ना कि हमारे माशरे में जहेज़ का जो रिवाज है, जहेज़ के रिवाज की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे माँ-बाप तो खुद छोड़ कर के रखते हैं। यानी जो ख़ास तौर पे इज़्ज़तदार घराने हैं, वो तो अपनी बच्चियों पर बहुत निगाह रखते हैं। लेकिन माशरे में ऐसे लोग नहीं हैं जो सब इज़्ज़तदार हैं। बहुत सारे माँ-बाप जो है ना, उन्होंने ये देखा कि भई अरेंज मैरेज करने जाओ, तो शादियों का खर्चा आ रहा है 25 लाख, 30 लाख, लड़के माँग रहे हैं 15 लाख, 20 लाख। तो उनको लगता है कि इसमें बहुत आसानी कि लड़की खुद से किसी को पसंद कर ले और आसानी के साथ शादी हो जाए। यानी हमारे माशरे में अरेंज मैरेज 15-20 लाख में होता है और लव मैरेज ₹200 स्टैम्प पेपर पे हो जा रहे हैं। तो बाज़ जगहों पे मैंने ये देखा है कि बाकायदा माँ-बाप ने लड़कियों को छोड़ दिया कि जाओ अपनी पसंद से ढूँढ करके शादी कर लो क्योंकि अरेंज मैरेज तो हमसे नहीं होने वाली। तो ये भी मैंने देखा है ना कि मुआशरे में लव मैरेजेस का जो ग्राफ बढ़ा है ना उसकी बहुत बड़ी वजह जहेज़ है। कि लड़कियाँ लड़की के घर वाले जब ये देखते हैं ना कि हम जहेज़ नहीं दे सकते हैं तो वो आज़ाद छोड़ देते हैं। लड़कियों को ये आसान लगता है भई एक मर्तबा लड़के को अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार कर लिया फिर तो कहाँ जहेज़ के मुतालबात हैं। फिर तो वो आसानी के साथ शादियाँ हो जा रही हैं। तो जहेज़ भी ना एक बहुत बड़ी वजह और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आपके ज़हन में भी जो वजूहात हो बताएँ, आपके ज़हन में भी जो मफ़ासिद हो वो बताएँ। सवाल-जवाब के लिए एक लिंक जो है वो पिन कर दी गई है, तो आप उस लिंक से सवाल-जवाब कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हो वो कर सकते हैं। सवाल करने के साथ-साथ अगर आपकी जो आरा हो, आपकी जो राय है, वो भी हमारे सामने आप रखिए। आपकी क्या राय है इस मसले में और आपका क्या मुशाहिदा है? लिंक पिन हो गया है ना? अ, लिंक नहीं पिन हुआ है क्या? जी शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। गेस्ट्स ऐड करूं शेख गेस्ट्स को? हाँ, हाँ, ऐड करिए, ऐड करिए। मैंने पिछली बार वादा किया था कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँगा सवाल-जवाब के लिए, लेकिन आज फिर से 11:30 बज चुके हैं। जी, मोहम्मद अली भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई, खैरियत से? जी, अल्लाह का फ़ज़्ल है अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाना वो आपने मुझे? मैंने आपको 2 बार कॉल किया था मसला से। बहुत सारे कॉल आते हैं, समझिए कि मैंने पहचान लिया, बोलिए ना। जी शेख, मेरा सवाल है कि हुँ, हुँ। आपने अभी लव मैरिज पे माशाल्लाह इतना बड़ा टॉपिक रखा है। तो मेरा ये हुँ, हुँ। सवाल है कि अगर
लड़की माशाल्लाह दीनदार है और लड़का भी हम्म। दीनदार है, लेकिन उनकी फोन पे बहुत 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 कम बात हो रही है। ना उन लोग ने कभी अपने मतलब एक बार 2-3 बार फोटो भेजा एक दूसरे का, वो भी पसंद करने के लिए, और महीने में एक बार बात हो रही है। उन लोग ने कभी जिना भी नहीं किया। क्या उनकी मैरिज टिकेगी फिर? भाई देखो, लड़के को शादी करना है तो वो लड़की को अप्रोच ही नहीं करेगा, वो अप्रोच करेगा लड़की के बाप को। शरीयत ने मामला क्या रखा है, आपको एक लड़की से शादी करनी है तो आप लड़की को अप्रोच ही नहीं कर सकते। किसी लड़की से बगैर उसके वली की इजाजत के बात करना हराम है, और फोटो का तबादला तो कतई हराम है। आपको अगर शादी करनी है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो शरीयत ने बताया है। क्या प्रोसीजर है वो? कि आप निकाह का पैगाम लड़की को नहीं देंगे बल्कि लड़की के वली को देंगे। हदीस के अंदर आता है ना, इजा खतब इलैकुम मन तर्दौना दीनहु व खुल्कहु फज़व्विजू। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया लड़कियों से कि जब तुम्हारे पास रिश्ते आए तो तुम शादी कर लो, क्योंकि लड़की अपनी शादी खुद नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह के ने लड़की के औलिया को खिताब करते हुए फरमाया कि जब तुम्हारे पास रिश्ते आए अपनी बच्चियों के लिए, तो पता ये चला कि रिश्ता किसको भेजा जाएगा, लड़की को नहीं भेजा जाएगा, लड़की के वली को भेजा जाएगा। तो अगर लड़की को आपने डायरेक्ट अप्रोच कर लिया तो शरीयत में ये हराम है। तस्वीर एक दूसरे का तबादला कर लिया, शरीयत में हराम है। आप, ये दीनदारी है ही नहीं। इस किस्म की बात जो दीनदारी समझ रहा है वो शैतान के फितने में मुब्तला है। असल में अगर वो उसको समझ रहा है कि ये दीनदारी है तो ये दीनदारी नहीं है, ये बेदीनी है। एक लड़की से आपको शादी करना है, उसके वली को अप्रोच करिए, जाइए उसके घर पे ना। जब आप माशाल्लाह निकाही की का इरादा रखते हैं तो आप क्यों लड़की से इनफरादी तौर पे बात, मतलब आपकी नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बात कर रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपका अगर वाकईतन हलाल तरीके से निकाह करने का इरादा है तो आप लड़की से क्यों बात कर रहे हैं? आप जाएं डायरेक्ट लड़की के वली से बात करें, डेट तय करें, देखने के लिए आए, वली की मौजूदगी में जो बात करना हो बात करें। अगर एक मखतूबा है जिसको आपने निकाह का पैगाम दिया उससे आप बात कर सकते हैं, पर वली की मौजूदगी में आप बात करेंगे, तन्हाई में बात नहीं करेंगे, छुप करके बात नहीं करेंगे। निकाह में और जिना में यही फर्क होता है कि जिना छुपाया जाता है, निकाह छुपाया नहीं जाता है, उसका ऐलान किया जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया, वला मुत्तखिदाती अखदान, की खुफिया दोस्ती नहीं होनी चाहिए, खुफिया गुफ्तगू ताल्लुकात नहीं होनी चाहिए, जो होगा खुलेआम होगा। जब आप छुपाते उसी वक्त है ना जब आप हराम कर रहे हैं, हलाल कर रहे होते तो नहीं छुपा रहे होते। आपके बाप के दिल में भी आप अपनी बच्ची के बारे में सोच के देखें कि आपकी बच्ची अगर है और वो इस तरह से खुफिया किसी मर्द लड़के से बात कर रही है, बहुत दीनदार है और शादी की नीयत से बात करिए, क्या आप उसको कबूल करेंगे? आप नहीं कबूल करेंगे उसको। ये छुपाना ही इस बात की दलील है कि ये दीनदारी नहीं है, ये बेदीनी है, ये हराम है। इसको फौरन तौबा करनी चाहिए, ताल्लुकात राब्ते खत्म कर लेने चाहिए, और अगर फिर उसका जो एक हलाल प्रोसीजर है उस हलाल रास्ते जाना चाहिए, तभी निकाह में बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। आप जी शेख, मैंने वही पूछा कि अगर मतलब समझिए कि मतलब बहुत बहुत ये दोनों कम बात कर रहे हैं, और अल्लाह अल्लाह की भाई किस्मत ये जितना होगी बात कि करेंगे उतना गुना है, जितना बात करेंगे जी उतना गुना है, और कम ज्यादा कंट्रोल में नहीं होता। मैंने कहा ना, एक मर्तबा ये दरवाजा खुल जाता है। मोहब्बत जो है ना, ये इश्क मोहब्बत के मामला ना एलिवेटर की तरह होते हैं। एलिवेटर की पहली सीढ़ी पे कदम रखना है कि नहीं रखना है ये आपके इख्तियार में होता है। एक बार आपने जी कदम रख लिया फिर चीजें आपके इख्तियार में ही नहीं रह जाती हैं, फिर तो आपके हार्मोन्स आपसे करा रहे होते हैं। मैं, आप जी ऐसे रिश्तों के बारे में आप गारंटी नहीं दे सकते हैं जहां गुफ्तगू शुरू हो गई कि जना नहीं होगा। जी ये गुफ्तगू जो है ना ये ज़िना तक लेके जा सकती है। शरीयत इसलिए क्या कहती है, निगाहें झुका लो ताकि शर्मगाह महफूज हो जाए, क्योंकि एक मर्तबा निगाह उड़ गई तो फिर बहुत इम्कान है कि ये निगाह ही आपको ज़िना तक लेकर के जाएगी। तो जो बात कर रहे हैं ना वो भी गारंटी नहीं दे सकते कि उनके दरमियान ज़िना नहीं होगा। शैतान लम्हों में बहकाता है, पता नहीं जी चलता है जी इंसान को। जी शेख, तो ये दूसरा बिल्कुल इस सवाल। रास्ते को बंद कर देना चाहिए। कुरान मजीद इसलिए कत्ल के मामले में जब बात होती है ना, कुरान कहता है वला तख्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह, जिस नफ्स को अल्लाह ने हराम किया उसको कत्ल मत करो। अल्लाह ताला जब जो है ना दूसरे गुनाहों के बारे में डायरेक्ट मना करता है, पर जिना के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, वला तकरबुज जिना, जिना के करीब मत जाओ। अल्लाह ये नहीं कहता जिना मत करो, अल्लाह कहता है जिना के करीब मत जाओ, क्योंकि जिना ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं था एक मर्द एक औरत मिले अचानक जिना हो गया। ये गुफ्त देखने से आगाज होता है, फिर गुफ्तगू से बात जो है ना वो जिना तक लेकर के जाती है। तो इस दरवाजे को अगर अभी बंद नहीं करेंगे ना तो ये बहुत मुमकिन है कि ये दरवाजा बन जाए इंसान को जिना तक पहुंचाने का। जी शेख, एक और सवाल करना था जो दूसरा है, जो मेरे मुतालिक है। मैं एक जी। लड़की को पसंद करता हूँ। वो लड़की के घर वाले राजी है, बट मैंने घर वालों से ये बात छुपाई हुई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ऑनलाइन निकाह हो, उसके अब्बू वली बने और मैं मेरे घर वालों से छुपाऊँ और एक छोटा सा वलीमा करूँ मेरे दोस्तों में, तो ये भी हराम होगा शेख? देखिए, अगर आप राजी हैं, वली राजी है, लड़की राजी है तो निकाह तो हो जाएगा। शरई तौर पे अगर कोई जो एक फिqही मसला पूछे तो फिqही मसला तो यही है कि लड़का राजी, लड़की राजी है और लड़की का बाप राजी है,
तो वली भी है, लड़का भी है, 3 लोगों की इजाज़त की ज़रूरत होती है, लड़का की, लड़की की और लड़की के वली की। तो अगर ये तीनों राज़ी तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। यानी फिर ऐसे रिश्तों में आगे बहुत इस बात का इम्कान रहता है कि मामला खराब हो जाए। तो अगर आप फतवा पूछेंगे तो मैं तो ये बोलूँगा कि हो जाएगा निकाह, लेकिन मशवरा आप माँगेंगे तो मैं बोलूँगा थोड़ा-सा स्ट्रगल करो। अगर मामला यहाँ तक पहुँच गए, थोड़ा-सा घरवालों को भी मना लो और जो शादी का एक मुनासिब तरीका होता है माँ-बाप को राज़ी करके, उस तरह से ही शादी करो। यही इसी में बेहतरी, इसी में खैर है। ये मसला आपके जो शादी के बाद की ज़िंदगी है ना उसको ज़्यादा मज़बूत करने वाला है। तो मशवरा ये है कि नहीं करना चाहिए, फतवा तो ये है कि बहरहाल अब जब शराइत पूरे हैं तो निकाह हो जाएगा। चेक वो डबल शादी नहीं हो सकती कि मतलब अभी बस कर लूँ, फिर जब बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप को बता लो कि पसंद है तो वापस कर सकते हैं, वैसा नहीं हो सकता? आप स्ट्रगल करके अभी कर लें। डबल निकाह क्या होता है? अपनी बीवी से दोबारा थोड़ी ना निकाह हो पाएगा। अच्छा अच्छा, आप ओके। छुपाए नहीं, देखिए रिश्ते ज़िना में और निकाह में यही फ़र्क होता है कि निकाह का ऐलान किया जाता है, ज़िना का ऐलान नहीं किया जाता। लेकिन फरमाया अअलिनु हाज़न निकाह, इस निकाह का ऐलान करो। तो ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। वो हो सकता है कानूनी एतबार से हीला है तो जायज़ हो जाए, लेकिन ये निकाह नहीं है। निकाह असल यानी निकाह की एक अलामत ये है कि उसको वाज़ेह किया जाता है, उसको बताया जाता है। देखिए आपके साथ पता नहीं क्या हो जाए आगे चल कर के, हाँ? और हो सकता है हुँ। उस निकाह से आपकी औलाद हो जाए। आपके घर वालों को ही नहीं पता आपकी औलाद भी हो जा रही है। आपका कुछ दे जैसे रिश्तों से बहुत सारे हुकूक जुड़े हुए होते हैं ना, आपका इंतकाल हो गया, आपकी विरासत में आपकी बीवी का हिस्सा है। अब आपके इंतकाल के बाद घर को पता चल रहा है कि इसकी एक बीवी भी थी। तो वो माँ-बाप के नहीं, लिए नहीं भी चेक बहुत ऐसा झटके की नहीं है, बात होती है। मतलब लड़की तो बहुत दूर है, मतलब बच्चे होने का कोई गुंजाइश नहीं, लड़की तो बहुत दूर है और मैं बहुत दूर हूँ, 400-500 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो आप अपने इसलिए अब्बा को राज़ी करके, अपने घर वालों को राज़ी करके कर लेने का। थोड़ा-सा स्ट्रगल है लेकिन हो जाता है। हाँ, ये करता इतना हूँ। तमाशा करने से बेहतर है वो। बारकल्लाहु फीकुम। जी इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल थोड़ा हटके है, हो सकता है थोड़ा आपको बुरा भी लगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो आप लाइव मौज़ू से स्ट्रीम करते हो, जी। हाँ जी, ये जो आप लाइव स्ट्रीम करते हो, इसके बाद जो ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, तो ये आप हुँ। किस ज़हनियत से करते हो? मतलब क्या आपका ये पर्पज़ होता है कि जो हमें पता है वो हम लोगों को बताएँगे, या फिर आपका ये पर्पज़ भी होता है कि मतलब अगर हमें नहीं पता तो हम भी लोगों से सीखेंगे? दोनों बातें होती हैं। मैं तो हमेशा स्ट्रीम में ये बात बोलता हूँ कि अगर पहला मकसद तो सवाल-जवाब का ये होता है कि मेरी गुफ्तगू में अगर कहीं की बात वाज़ेह नहीं हो पाई है, तो लोग सवाल करके वाज़ेह कर लें कि भई आपने ये बात पूछी है। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं उसकी इस्लाह कर लूँ, या किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो मैं और उसकी वज़ाहत कर दूँ। लेकिन मैं ख़ास तौर पे ये बात भी बोलता हूँ कि जब सोशल टॉपिक्स होते हैं तो बाज़ मर्तबा मैं, क्योंकि भाई एक मौलवी हूँ, लोग कहते हैं मौलवी की दौड़ मस्जिद तक ही होती है। तो समाज के बहुत सारे तजर्बात और मुशाहदे ऐसे होते हैं जो आम आदमी के पास होते हैं, और वो समाज को जिस ज़ाविये और जिस नज़रिए से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारी नज़र में नहीं होता है। तो किसी के पास अगर कोई मशवरा हो, कोई तजवीज़ हो, उसकी कोई राय हो, उसका कोई मुशाहदा हो, तो मैं अपने तौर पे तो बार-बार ये बात कहता हूँ कि जो हमारे सामीन हैं वो भी अपने मुशाहदात शेयर कर सकते हैं, उसपे भी गुफ्तगू हो सकती है। तो दोनों तरह की बातें होती हैं कि भई मेरी तरफ से कुछ बातें हैं, वो तो मैं स्ट्रीम में रखता ही हूँ। उन बातों को समझने में कहीं किसी की कोई कमी रह जाए, तो मैं उसकी वज़ाहत कर दूँ। बाकी अगर किसी का अपना कोई मशवरा, मुशाहदा हो, बाज़ मर्तबा बहुत सारी चीज़ें जो हमारी नाज़रीन की तरफ से हमको सुनने मिलती है, उससे खुद हमारे इल्म में इज़ाफ़ा होता है। या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कुछ सोचने के नए दरवाज़े खुलते हैं। यानी किसी मसले को हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा रहे थे, पर हमारे कोई नाज़िर है, हमारे कोई सामीन में से कोई है, वो आकर के हमको बताता है, तो हमारे लिए भी गौर व फ़िक्र के कुछ नए ज़ाविये रोशन होते हैं। तो मैं तो आम तौर पे ये कहता हूँ कि भई दोनों तरह की बातें हो सकती हैं, जो सवाल-जवाब का सेशन होता है ओके, उसमें। ओके। तो एक अभी ना इससे पहले भी एक लाइव स्ट्रीम हुई थी जिसमें आप भी थे, ज़ैद पटेल भाई भी थे और किफ़ायतुल्लाह भाई भी थे। तो वहाँ पर मैंने एक सवाल किया था हदीस के ऊपर, ठीक है? इस स्ट्रीम में आप इस मौज़ू के बारे में बात कर रहे हैं, जो किफ़ायतुल्लाह साहब वाली स्ट्रीम है, वहाँ पर आकर के उस मौज़ू पर बात करिएगा। नहीं, नहीं, मैं उसमें इस उसमें स्ट्रीम की आप थे बात ना, कर रहा हूँ। नहीं मैं उसमें इस आप भी स्ट्रीम की थे बात तो कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, उस स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हर स्ट्रीम का मौज़ू अलग-अलग होता है, उसका मिज़ाज अलग-अलग होता है। ये स्ट्रीम ख़ास नौजवानों के लिए है, इसमें ज़्यादातर सोशल टॉपिक होते हैं, इस स्ट्रीम का मिज़ाज अलग है। अच्छा चलिए, तो इज़हार उसी हलक़ स्ट्रीम वाला से मैं मौज़ू, एक डिबेट सवाल कर वाला लेता हूँ। मौज़ू होता है, उसमें तो वो एक वो उसके ठीक है, अलग मिज़ाज है, उसके अलग उसूल ज़वाबित हैं, वो आप खलत-मलत मत करिए। इस मौज़ू से ठीक है। मुताल्लिक़ कोई बात हो तो आप कर सकते हैं। हाँ, मैं इस मौजू से पूछ लेता हूँ। अभी जो शादी का ये जो मतलब टॉपिक वगैरह है,
तो शादियों में क्या होता है कि ये नाच गाना बहुत होता है शादियों वगैरह में, ठीक है। तो ये नाच गाना जो है मतलब किस हद तक आपका करना मौजू से चाहिए? मुतालिक नहीं, मैं अब बाद में बात करते हैं इसमें, आपसे मुतालिक नहीं, ये मौजू से मुतालिक नहीं। और कोई दूसरा सवाल करने वाला हो तो कर। लोग घुमा फिरा करके वही बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, पहली एक मैं राय देना चाहूँगा कि आम जितने भी उलमाए कराम या मुदर्रिस होते हैं, सोशल मीडिया पे जितने भी उनके बयानात है, 90 से 90% 10 में से 9 लेक्चर उनके बयानात शेख एक ही साइड पर लड़के की ही गलतियों पर, उनकी खामियों पर ही बयान की जाती है, जिसकी वजह से निकाह मुश्किल हुआ है। मगर शेख मैं आपको 10-15 कारण ये भी बता सकता हूँ कि लड़कियों की भी साइड से सेम प्रॉब्लम होती है, और मैंने आपके एक वीडियो भी देखा था, आपने फरमाए थे कि जहाँ लड़के की साइड से गलतियाँ होती है, मुश्किल हुआ है निकाह, वहाँ लड़कियाँ की भी तरफ से होती है। तो शेख वो ज़रा आप तफ़सील से फरमाएँ, क्योंकि उसके एक कारण है कि जहाँ पे हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियात और सहाबा इतने आम निकाह किया करते, और जो सहाबियात भी थे वो कुरान की सूराओं पर कहीं मेहर रखकर वो भी निकाह कर ले रहे, और अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से वो ईमान के मेहर पर निकाह कर ले रहे। तो ऐसे वो साबियत थे। आज के दौर में शेख ऐसे लड़कियाँ और उनके वली क्यों दीन को तरजीह देके, क्योंकि दीन में ऐसे मर्द लोग मौजूद है, जो लड़के नौजवान हैं कि वो दीन के मुताबिक, सुन्नत मुताबिक आसान निकाह करना चाहते हैं, मगर लड़कियाँ और उनके वली उनको कम कमाते या कम इतना स्पेंड नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी नहीं है, तो शेख ऐसा जज करके उनसे निकाह ठुकरा देते हैं, और कहीं बिदअती मुशरिक और जो शराबी होते हैं, जो बेदीन होते हैं, उनसे निकाह कर देते हैं उनकी माल दौलत देखकर। तो शेख इस पर नसीहत और रहनुमाई फरमाए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। देखिए, इससे पहले भी ये बात, मैं अभी जो निकाह की ताखीर वाला मौजू था ना, उसमें ये बात आई थी कि भाई शरीयत में जो है ना, दोनों मामले में इत्तेदाल रखा है। हमारे यहाँ इस मामले में दो इंतहाएं हैं। बाज लोग तो ये बोलते हैं कि भाई नहीं, मतलब गुलू नहीं होना चाहिए, जो मैं इसको वो कहता हूँ कि भाई ठीक है, लड़के वाले खूबसूरती देख सकते हैं, शरीयत ने उसकी इजाजत दी है कि लड़का जो है ना वो खूबसूरती देख सकता है, पर खूबसूरती में गुलू नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लड़की वाले माल देख सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। अब किसी लड़की से कहा जाए कि नहीं, लड़का अगर दीनदार है तो लाजिमन तुमको उससे निकाह करना है, गरचे वो जो है ना वो एकदम फकीर हो। तो शरीयत ऐसा भी नहीं कहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जब हजरत फातिमा बिनत कैस को हजरत मुआविया का निकाह पैगाम आया था, तो अल्लाह ने फरमाया मुआविया से शादी मत करो क्योंकि वो बिल्कुल फकीर है। तो हजरत फातिमा बिनत कैस का स्टेटस जानती थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने हजरत मुआविया से शादी करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो फकीर थे। तो लड़का अगर थोड़ा सा खूबसूरती देख रहा है, या लड़की वाले अगर माल अपनी हैसियत के मुताबिक देख रहे हैं, तब मसला नहीं है। मसला तब खड़ा होता है ना जब हुलू होता है इसमें, कि मतलब एक इतनी डिजिट सैलरी होनी चाहिए, इतना इनकम, मतलब वो एकदम लड़की रहने वाली झोपड़पट्टी की, और वो एकदम महलों के शहजादों वाला ख्वाब देखने लगती है ना, तब मसला होता है। तो बेसिक माल देखने में हर्ज की बात नहीं है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो सही है कि हमारे माशरे में माल के मामले में मेयार बहुत ज्यादा लड़कियों का ने बढ़ा दिया है, और हुस्न के मामले में बहुत ज्यादा मेयार लड़कों ने बढ़ा दिया है, और इसलिए भी शादियां मुश्किल हो गई हैं। तो लड़कों को भी अपना मेयार थोड़ा कम करना चाहिए। भाई वो हूरें जो है वो जन्नत में मिलेंगी, दुनिया में जैसी लड़कियां मिलती हैं इन्हीं के हिसाब से काम चलाना पड़ेगा। 100% आपके मेयार के मुताबिक लड़की नहीं मिलेगी। ऐसे ही लड़की वालों को भी जो माल के मामले में एकदम मेयार बढ़ा दिया है कि हर इंसान जो है वो लखपति करोड़पति तलाश कर रहा है, खुद किराए के घर पे रह रहा है, लेकिन उसने शर्त लगा दी है कि लड़के का अपना खुद का घर होना चाहिए। तो लड़की वालों को भी अपना मेयार कम करना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं कर सकते मेयार। दीन को मेयार बनाना है, दीन के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनको शरीयत में कंसीडर किया गया है कि लड़के वाले और लड़की वाले मेयार बना सकते हैं। ऐसा करता हूँ ना मैं, एक अगला मौजू इसे पर रखता हूँ कि शादी से पहले क्या देखना चाहिए, क्या देख करके शादी करें, तो और इंशाल्लाह डिटेल उसमें आ जाएगी। जी, जी शेख। शेख, और एक छोटा-सा सवाल था कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि एक जो एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए निकाह से बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। तो शेख वही ताख़ीर का मामला क्यों आता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, या जॉब नहीं अभी अच्छी लगी है, या और दीगर मामलात, या अच्छे रिश्ते नहीं आए, तो शेख ऐसा ताख़ीर मैंने थोड़ा इससे पहले क्यों निकाह होता की है? ताखीर पर यंग वर्ल्ड में मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा एपिसोड इसी मौजू पे था, उसको आप सुनिए, बहुत डिटेल से मैंने इस पे गुफ्तगू की है, निकाह में ताखीर के असबाब क्या होते हैं। ठीक है शेख, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कोई सवाल है? आज मैं 11:45 तक ही लूंगा, और कुछ 5 मिनट हमारे पास और है।
जी अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि। साहिल भाई, वालेकुम हाँ अस्सलाम शेख, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हिफ्ज़ ईमान में रखा होगा। नहीं, ये मैं बस एक सुन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जुटा हूँ IPS टीवी से। अच्छा, और अच्छा मैं हर माशाअल्लाह, हर अल्लाह ताला हर बरकत। हर चीज़ आफ्ताब भाई वगैरह हर चीज़ देख लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खूब बरकत दे, अल्लाह ताला खूब बरकत आमीन। दे, बारकल्लाहु फीकुम। आप लोग को अल्लाह ताला हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। हासिलों का हसद से आमीन या बचाए रब्बल या आलमीन, रब्बुल आलमीन। बारकल्लाहु फीकुम, बारकल्लाहु फीकुम। वइय्याकुम। जी, और कोई है लिसनर्स में से? खान साहब। जी खान साहब। हाँ। अबू हुज़ैफा, जी अबू अस्सलाम हुज़ैफा वालेकुम भाई। शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा सवाल ये है कि हम लोग कभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फ़िक़ही सवालात उसमें के लिए नहीं, फ़िक़ही सवालात आप डॉक्टर नसीम से करें। ये खास मौजू है यंग वर्ल्ड, इसमें आज लव मैरिज पर बात हो रही है। ठीक है फ़िक़ही सर, ठीक है, सवालात इसी पर डॉक्टर नसीम से आप करें, वो माहिर ठीक हैं, है, उसके ठीक है। जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम भाई। अब्दुल हलीम, शेख अब्दुल हलीम सलफ़ी साहब। आप म्यूट हैं, आपका फ़ोन अनम्यूट करें। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख जैसे बगैर वली के निकाह नहीं हो सकता, वैसे मौक़िफ़ अहले हुँ, हदीसों का तो तकरीबन यही है। जी, जी। तो बगैर लड़की की इजाज़त के जब निकाह करते हैं, हुँ। तो वो भी नहीं हो सकता? हाँ, शरीयत ने तो यही कहा है कि लड़की से इजाज़त ली जाएगी, लेकिन जबरी निकाह के बारे में उलमा ने ये कहा है कि वो निकाह शिबह निकाह की तरह है, तो उसमें फ़स्ख़ करना पड़ेगा उस निकाह को, अगर उसको ख़त्म करना है तो। अच्छा। नहीं शेख जे यानी जो जैसे ल ताबीर है ना, इसमें ताबीर जो है वली वाली निकाह में, उसमें ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, बगैर वली के निकाह नहीं होता। और वो जो ताबीर अल्लाह के नबी की, वो ताबीर ये है कि अल-बिक्रू तुस्तामर व इज़्नुहा सिमातुहा, कि बाक़रा से इजाज़त ली जाएगी और उसकी इजाज़त जो है वो उसकी ख़ामोशी है। और जो अय्यिमा औरत होगी वो अपनी ख़्वाहिश का खुद इज़हार करेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ऐसे रिश्ते, ऐसे मामलात आए जिसमें लड़की से जबरन निकाह कर दिया गया था, तो अल्लाह के नबी ने उसको फ़स्ख़ किया, यानी उसको ख़त्म कराया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ऐसे निकाह को फ़स्ख़ कराया जाएगा। ठीक है शेख, जो फिर लड़की कहती है ना भई मैंने शादी वहीं करनी है, लेकिन अगर देखा जाए कि हुँ। लड़की तकरीबन सही होती है कई जगह, यानी हर जगह नहीं, कुछ जगह सही भी होती है, जैसे है ना? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, मैं तो इसलिए मैंने दर्स के दरमियान में कहा ना कि शरीयत में, जैसे मैंने इससे शुरू में ये बात कही कि हमारी हुँ, शरीयत में ना लव मैरिज का तसव्वुर है, ना फ़ोर्स मैरिज का तसव्वुर है। हुँ, हुँ, दोनों की रज़ामंदी अल्लाह ताला ने शर्त रखी है। लड़की की रज़ामंदी इसलिए शर्त रखी क्योंकि उसको ही ज़िंदगी गुज़ारनी है। बल्कि हुँ, जब लड़की और वली के दोनों की राय टकराएगी, तो लड़की की राय को तरजीह दी जाएगी। यानी बहुत सारी हुँ, ऐसी कोई भी सूरत नहीं जहाँ जबरन लड़की की शादी करा दी जाए, पर ऐसी बहुत सारी सूरतें हैं जहाँ पर वली की विलायत फ़स्ख़ कर दी जाएगी। हुँ, अगर लड़की और वली के राय में आपस में टकराव हो जाए, लड़की यानी मान लीजिए कि एक कुफ़्र रिश्ता आया है, मुनासिब रिश्ता है, लेकिन बाप जो है वो शादी कराने को तैयार नहीं है, अपनी किसी हुँ, जो है ना नाजायज़ मेयार की वजह से। तो हुँ, ऐसी सूरत में फिर लड़की को इख्तियार है, वो बगैर वली के तो निकाह नहीं होगा, लेकिन वो काज़ी के पास जाकर के अपना मुकद्दमा रख सकती है कि भई क्योंकि वली असल में इसलिए बनाया गया है ताकि लड़की का शादी कुफ़्र से हो, उसके जो हमसर है, बराबर हैं, उससे शादी हो। हुँ, तो जहाँ हुँ, कुफ़्र का रिश्ता वही आ रहा है, लेकिन लड़की को बाप जो है ना वो शादी नहीं करने दे रहा है लड़की को वहाँ से, तो हुँ, वहाँ लड़की को हुँ, शरीयत ने यहाँ तक इख्तियार दिया है कि वो काज़ी के पास जाए और अपनी बाप की विलायत फ़स्ख़ करा करके अपना जो दूसरा करीबी वली हो उसके विलायत में, या फिर अपने काज़ी की विलायत में वो निकाह कर ले। तो इसमें तो बहरहाल मेरा एक पूरा मौज़ू है कि शादियों में जब्र, एक मेरे ख़्याल से इंटरनेट पे तलाश करेंगे तो मिल जाएगा, रोज़नामा सहारा में शाया भी हुआ है कि शादियों में हुँ, लड़कियों की सरपरस्तों का जो जब्र है, तो शरीयत में तो उसकी बिल्कुल गुंजाइश मौजूद नहीं है। बल्कि बहुत शेख बड़ी आप वजह जो हमारे यहाँ लव मैरिज की जो बहुत बड़ी वजह है, उसकी एक वजह ये भी है कि हुँ, लड़की हुँ, को हुँ, ये एतमाद नहीं होता है कि शादी में उसकी पसंद-नापसंद जो है ना उसका ख़्याल रखा जाएगा। तो वो सोचती है कि हुँ, माँ-बाप तो जबरन कहीं पे भी करा देंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं अपने म्यार का लड़का खुद तलाश करके शादी करूँ। तो लव मैरिज हुँ, होने के आम होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। इसलिए लड़कियों हुँ, को ये भी एतमाद में लेना चाहिए कि भई जब भी शादी होगी तुम्हारी मर्ज़ी और पसंद से शादी होगी।
तो अगर माँ बाप एतमाद में लेकर के रखेंगे तो लड़की फिर अपनी पसंद से जो है ना तो लड़का इंतखाब करने के लिए नहीं जाएगी। हमारे माशरे में लव मैरिज आम होने की ये बहुत बड़ी वजह है कि लड़की को लगता है कि माँ बाप जबरन कर देंगे, तो इसमें क्योंकि मेरी पसंद नापसंद पूछी नहीं जाएगी तो मैं अपनी पसंद का ढूंढ करके कहीं पर कर लूँ। तो लड़की को एतमाद में लेकर के रखना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि भाई जब भी शादी होगी तुम्हारी रजामंदी ली जाएगी। हमारे माशरे में ये एक अलग बड़ा मसला है, उस पर इंशाल्लाह कभी अलग से गुफ्तगू करेंगे। शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो मुझे ये बताया ना काजी काजी के बारे में, भी काजी भी जी बली जी। बन सकता है उस सूरत में, तो मुझे किसी को जब जब बाप जो है ना, तो मैंने बाप का जब ये साबित हो जाए कि बाप जुल्म कर रहा है, जैसे हाँ भाई तभी तभी लड़की जो है वो दीनदार है, उसको बेदीन लड़के से शादी करने जा रहा है, लड़की मोहिद है, उसकी शादी किसी कबर परस्त मुशरिक से करा रहा है, लड़की जो है वो जैसे हमारे माशरे में कम उम्र है और उसको बहुत ज्यादा किसी बूढ़े आदमी से शादी करा दे रहा है। मतलब ऐसे भी माशरे में मामलात आए कि बाप जो है ना वो जुआरी है, तो वो अपने जुए के चक्कर में किसी भी आदमी से शादी करा दिया, शराबी से शादी करा रहा है, किसी जानी से शादी करा दे रहा है जिसको लड़की नहीं पसंद करती है। तो जहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बस वली के पास जाए और वली अपनी विलायत में निकाह करा दे। वली काजी को, वली जो काजी होगा ना, काजी बाकायदा वली को बुलाएगा, सारा मामला समझेगा, सुनेगा, देखेगा कि वाकईतन लड़की जो इल्जाम लगा रही है अपने वली पर कि वो जालिम है, वो इल्जाम सही है कि नहीं सही है। फिर वो वली को समझाएगा, अगर वली फिर भी नहीं मानेगा तब वो उसकी विलायत साबित करेगा। वो एक पूरा प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि बाप नहीं मान रहा है तो किसी की भी विलायत में जाकर के शादी कर ले। वो उसको पहले जाकर के उसकी विलायत इनवैलिड, जैसे अदालत होती है ना, तो ऐसे अदालत में जाकर के साबित करना पड़ेगा कि बाप जो है ना वो वैलिड नहीं रह गया विलायत के लिए, वो जुल्म कर रहा है। तब जब वली देखेगा कि वाकईतन जुल्म कर रहा है, जो काजी है वो देखेगा कि वली वाकईतन जुल्म कर रहा है, तब वो उसकी विलायत खत्म करके फिर और जो है ना उसको उसका दूसरा करीबी वली होगा, उसका भाई है या चाचा है, तो उसको विलायत में सुपुर्द कर देगा उसके। लेकिन 90% तो वली आजकल सही होते हैं, लेकिन 10-5% है जो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बस उसी की वजह से पूछ रहा था बस मैं, लेकिन नहीं वो 90% ठीक है, देखा जा रहा है। नहीं होते हैं, नहीं अच्छा ये 90% ठीक है, लेकिन ये भी होता है कि हमारे माशरे में 60-70% लड़कियों से नहीं पूछा जाता। मैंने मतलब बाकायदा अपनी क्लास में सर्वे कराया था, तो मुझे पता चला कि मतलब किसी ने भी ये नहीं बोला लड़की ने कि मेरे घर में पूछा जाता है। माँ बाप अपनी तरफ से पसंद कर लेते हैं, उनको लगता है हमको पसंद है तो बच्चे को भी पसंद होगा, तो बहुत कम ऐसा होता है कि लड़कियों से पूछा जाए। वो एक खराबी है माशरे की, लड़कियों से नहीं पूछा जाता। ठीक है, माँ बाप के अपने मेयारात होते हैं, पर माँ जरूरी तो नहीं कि माँ बाप का जो मेयार हो लड़की का भी मेयार हो। भाई हो सकता है माँ बाप का मेयार माल हो, लड़की का मेयार इल्म हो, दीनदारी हो। तो माँ बाप माली एतबार से देख करके शादी कर ले रहे हैं, लेकिन लड़की को पैसे से ज्यादा इल्म की अहमियत देती हो या वो दीनदारी को अहमियत देती हो। तो इसलिए लड़की से पूछना बहुत जरूरी है। हमारे माशरे में ये बड़ा मसला है कि माँ बाप खैरखा हैं, पर खैरखाही का में वो ये नहीं देख पाते हैं कि मेरी बच्ची की पसंद नापसंद क्या है। वो अपनी पसंद को समझते हैं कि मुझे पसंद है तो लाजिमन मेरी बच्ची को भी पसंद होगा, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता कि माँ बाप की पसंद बच्ची को भी पसंद हो। पर क्योंकि माशरे में लड़कियों के रिश्ते जल्दी नहीं लगते हैं, तो लड़की भी ये सोच करके कि भाई रिश्ता मिलता नहीं है तो माँ बाप ने जहां पे भी कराया मुझे कर लेना है, तो वो भी खामोश रह करके कर लेती है। वो भी बात बहुत मर्तबा वो भी कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक लड़की को शादी करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। दोनों तरफ से इंतहा है, एक तरफ लड़की अपनी मर्जी से माँ बाप से पूछती नहीं, तो दूसरी तरफ माँ बाप लड़की से नहीं पूछते हैं। दोनों इंतहा गलत है। एक जो आप बता रहे हैं ना कि ये कुछ इलाकों में होगा अब, लेकिन हम एक इलाका बताते हैं जिसमें हम रहते हैं। हम पंजाब में रहते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। पंजाब में जो है ना 95-88% यानी कि 98% यहाँ लड़कियों को पूछा जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं मुंबई की बात हाँ। कर रहा हूँ, मैंने मुंबई में, अब वो मुंबई में कल्चर बहुत मिक्सअप है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा लड़कियों की बहुत तरजीह दी जाती है, बहुत बहुत पूछा अच्छी जाता है। बात यहाँ है, लड़कियों की चलती है, ये ऐसा लगा लो कि लड़कियों की बहुत चलती है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। फिर ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि लड़की की मर्जी ज्यादा मीन करती है शादी में। हाँ हाँ हाँ। बारकल्लाहु फीकुम। शुक्रिया शेख, शुक्रिया जज़ाकमुल्लाह शेख। खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बारकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़रा-सा दिल्ली में हूँ और कुछ मुझे ज़रूरी काम है। आज क्या हिस्ट्री में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।